यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज डिस्कस करेंगे कि कैसा ऑफलाइन पेपर का इस बार पैटर्न रहा। ऑनलाइन से ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन हुआ करता था, फिर ऑनलाइन शिफ्ट हुआ 2 साल के लिए, देन आपका फिर से ऑफलाइन है। और इस बार थोड़ा सा पेपर, ये इसी पेपर की वजह से हम कह रहे हैं कि सच में जो मुश्किलात लोगों को महसूस करनी पड़ी है, फेस करनी पड़ी है कि पेपर जो है मुश्किल हो गया, जबकि सिलेबस सेम है। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, तो उसको समझेंगे कि ये पेपर नहीं है बेसिकली, ये तो करियर विल ऐप लिखा हुआ है। ये है आपका पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पेपर 2 है। पेपर वन वाले भी इसको ज़रूर सॉल्व करें, पेपर 2 वाले तो करेंगे ही, क्योंकि सिलेबस दोनों के लिए सेम है। अगर मुश्किल पेपर बनता है तो इस तरह का पेपर बनाया जा सकता है। या लैंग्वेज को कैसे घुमा के पूछा जाता है, ये 30 क्वेश्चंस में हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे इसका। फिर आगे जा करके अपना जो चैप्टर्स हैं उनको हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे हम आगे की अपनी पढ़ाई करेंगे। बैच में एडमिशन्स आपके ओपन है, डिस्काउंट भी अभी 20th तक है। आपका जो दिवाली डिस्काउंट था तो वो भी आप एक बार जाकर के करियर विल ऐप डाउनलोड करके, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाइएगा, क्योंकि वहाँ अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी होती है बड़े लेवल पे। तो वो आप फिर वहाँ पे देख सकते हैं, जो डेमो लेक्चर्स भी हैं। बाकी मेरी क्लास भी आपकी कल से जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी होपफुली। तो बाकी टीचर्स की क्लासेस आपकी चली रही हैं। ये पेपर एनालिसिस कराना इसलिए ज़रूरी है, सिलेबस पहले हम चर्चा कर चुके हैं सिलेबस पे, पेपर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, पेपर 2 हम आज कर रहे हैं सीडीपी का। अलग अलग सब्जेक्ट्स इसी तरह से करेंगे। पहले एक ही बार में मैं 4 घंटे सेशन लगा करके करा दिया करती थी, बट ठीक है अभी पार्ट्स में करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर समय मिल पाता है डिस्कशन का। ज़्यादा इंट्रिकेसीज जो हैं, जो डिटेल्स हैं, उनमें हम जा पाते हैं। तो समझते हैं कहानी क्या है। ये आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। आ जाओ सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। अब आप ये मान लीजिए दीपावली आप सेलिब्रेट कर चुके हैं, गोवर्धन पूजा आप सेलिब्रेट कर चुके हैं, भाई दूज आप सेलिब्रेट कर चुके हैं, और जो भी 2-4 चीज़ें हों वो भी आप सेलिब्रेट कर चुके होंगे या करते रहिएगा। बट अब समय किसका है? एग्ज़ाम का है। तो अब मौसम बढ़िया, एकदम सर्दी आ चुकी है, पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है दिल्ली में, उसकी वजह से थोड़ा शायद कोल्ड वोल्ड का थोड़ा बहुत असर है। बाकी जो है अब पढ़ाई पर फोकस करना है। कुल मिला के बात ये है, 9 बजे का टाइम रहेगा। कोशिश रहेगी कि इस बार से संडे वार्ता भी रखेंगे, कम से कम बहुत महीने हो गए जब से संडे वार्ता नहीं हुई है। चलिए समझते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ये रीढ़ की हड्डी है। अगर हम सीटेट के एग्जाम की बात करें या टीचिंग एग्जाम्स में भी इसका अच्छा खासा रोल रहता ही है। तो समझते हैं, होपफुली आप सभी तैयार होंगे। हाँ, छठ पूजा आने को तैयार है, बट आपको अब पढ़ाई साथ साथ करते रहना है। ऐसा नहीं करना कि पूरे 24 घंटे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में होना भी नहीं चाहिए। 1-2 घंटे, 4 घंटे, जितना भी कम से कम पढ़ना ही है। तो पोल आपके सामने आएगा हर एक क्वेश्चन के लिए। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे क्वेश्चन पढ़ के जवाब देने की, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने और पोल भी आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन को पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जो टॉपिक्स आप आगे पढ़ने वाले हैं उनसे क्वेश्चन बनाया कैसे जा सकता है नए पैटर्न पे, उसको हम समझेंगे इस सेशन से। जरूरी नहीं है कि आपको 30 में से 30 सवाल आते हों, आपकी एक थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग तैयार हो जाए कि इस तरह से पूछा जा सकता है, या जो टॉपिक हम डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे तो उस तरह से क्वेश्चन कैसे बनेगा उसमें से। तो ये सब आपको आज पता लगेगा कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, है ना। 4 ऑप्शंस होते हैं, बेस्ट हमें चूज करना होता है जो हमें नंबर दिलाएगा। ठीक, अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि आपका अब जो क्लासेस हैं शुरू हो गई हैं। कल से बैच में भी मेरी क्लास भी कंटिन्यू हो जाएगी, अभी दीपावली की छुट्टियां थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बहुत बातें कर ली हमने। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन। वही आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो भी कह रही है कि बच्चों में 21st सेंचुरी स्किल्स लेकर के आओ, 21वीं शताब्दी के कौशल। भाई समय बदलता है, कौशल भी बदलते हैं। जो चीज हो सकता है आज से बहुत साल पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही हो, वो आज नहीं होगी, आज कुछ और स्किल्स महत्वपूर्ण होंगी। आज आपको कोडिंग आनी चाहिए, आज आपको डिजिटल एजुकेशन आपको होनी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी जो 21वीं शताब्दी के कौशलों में शामिल है। आपको क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए कि पता चल रहा है इंटरनेट पे फेक न्यूज फैल रही है, आप पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो तथ्य है, ये जो फैक्ट है, ये रियल है या फेक है, किसी ने ऐसे ही फैला दिया है। तो आज के समय के जो कौशल हैं उनको हम 21वीं शताब्दी के कौशल कह रहे हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स कह रहे हैं। और जो बच्चों में हमें डालने हैं, एज टीचर्स भी हमें होने चाहिए कि हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन। जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमारे सामने आए, हम उसको जस्ट मान ना लें, उसके हर पहलू को देखें, समझें, इवेल्युएट करें, परखें, जानें, और तब एक कंक्लूजन तक पहुंच पाए। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? कुछ नया बना पाना, है ना। तो बात हो रही है कि कौन से प्रश्न, 4 प्रश्न दे दिए 1 2 3 4 के फॉर्म में, कौन से प्रश्न में समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिला है, ये आपको पहचानना है। 4 ऑप्शंस में से 80% लोग सही जवाब दे रहे हैं। आंसर की मत खोल के बैठ जाइएगा, है ना, देखिएगा। तो क्रिएटिव थिंकिंग मतलब कुछ नया करना। ठीक है भाई, माउस पहले भी आता था, लेकिन क्या हुआ, हमने वायरलेस माउस, किसी ने तो सोचा होगा कि यार ये वायर ही खत्म कर दें, अगर
तो वायरलेस माउस बन जाएगा। कोई तो टेक्नोलॉजी लगाई जा सकती होगी। तो ये क्रिएटिविटी है कि जो एक माउस है वो वायर के साथ वहीं पे यूज होता था, अभी हम थोड़ी दूरी पे यूज कर पा रहे हैं। या अगर हम टेलीफोन की भी बात करें, फोन की भी बात करें, तो पहले आपको पता है लैंडलाइन होते थे, उससे पहले और भी तरह तरह की चीजें आई, पेजर वगैरह आए। आज की डेट में हमारे पास सेल फोन है, और ये जो मोबाइल फोन है इसमें आप कैलकुलेटर से लेके, कैमरा से लेके, आपके कॉल से लेकर के, वीडियो कॉल से लेकर के, डॉक्यूमेंट से लेकर के सब कुछ इसी में समाहित है। तो क्या है, कुछ तो नया किसी ने सोचा होगा, क्रिएटिवली सोचा होगा, है ना। यानी डिफरेंट वे में सोचना, प्रॉब्लम आप नए तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहां समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा कौन सा क्वेश्चन देगा जिससे बच्चे के दिमाग में सोचने की उसकी क्षमता बेहतर हो और कुछ नया सोच पाए। पहला ऑप्शन है विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड व्हाई, यानी पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। अब बचाव का कोई एक तरीका तो नहीं है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कोई घर में आरओ का पानी भी बचा करके उससे पोंछा लगा लेगा, है ना। कोई किसी और तरीके से पानी बचा रहा होगा। बहुत सारे तरीके पानी को बचाने के हो सकते हैं। कोई 2 तरीके तो है नहीं, 5 तरीके तो है नहीं कि लिस्ट है बस ये ऐसे ऐसे होगा, स्टेप है नहीं, है ना। तो ये क्या हुआ कि पानी को बचाने के तरीके कौन से हो सकते हैं और क्यों, हम कैसे बचा सकते हैं, कौन सा तरीका हो सकता है और क्यों। अब बच्चे के दिमाग पे जोर पड़ेगा और नए नए तरीके वो खोजेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी लग रही है, इसमें क्रिएटिविटी भी लग रही है, कुछ नया भी सोच रहे हैं और दिमाग पे जोर भी पड़ रहा है। लगभग सभी पक्षों पे आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके क्रिएटिविटी आएगी निकल करके। वैसे भी हम तो कहते हैं हमारा देश क्या है, जुगाड़ुओं का देश है, जुगाड़ लगाते हैं हम। वो जुगाड़ एक तरह की क्रिएटिविटी है अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें, वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन योर सिटी, यानी आपके शहर में पानी कहां से आता है। इसका जवाब 1 वर्ड हो जाएगा कि जी हमारे यहाँ तो मान लीजिए किसी वाटर बॉडी से आता है, मतलब किसी जल बोर्ड से आता है, या फिर टैप से आता है, या हम नल लगा करके जमीन से निकालते हैं। लिमिटेड इसके आंसर होंगे, जहां से भी आता होगा उसका 1 वर्ड आंसर होगा। तो इसमें दिशाओं में सोचने को नहीं मिल रहा, और जिस ऑप्शन में दिमाग चारों तरफ ना चले वो क्रिएटिव या क्रिटिकल नहीं हो सकता। वो तो सीधा सीधा आपने याद किया हुआ है या पता है, आपने जवाब दे दिया। इसमें सोचने का क्या है, बहुत ज्यादा सोचने का जगह ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी कैपिटल्स आर देयर इन योर कंट्री, कि भाई आपके देश में कुल कितने राज्य हैं और कितनी राजधानियां हैं। तो बता देगा कोई भी, भाई 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ये रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको याद रखने वाली चीजें आपके दिमाग में होगा डेटा या तो नहीं होगा। बहुत ज्यादा सोच के आप कुछ नया नहीं निकाल देंगे, एक राज्य आपने अपनी तरफ से बना दिया, ऐसा नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री एंड इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन ऑन द मैप, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। अब आपको पता है वर्ल्ड मैप है, उसमें कहीं तो आपका देश भी होगा, आप एक पर्टिकुलर जगह ही होगा। ऐसा तो नहीं आज मेरा इंडिया का मन यहां नहीं है, इधर नहीं रखते हैं, इसको रखेंगे उधर अलास्का के पास, अमेरिका के बराबर में चिपका देते हैं, ऐसा नहीं होगा ना। एक ही जगह होगा मैप में। तो इसमें भी 1 वर्ड आंसर हो गया, कुछ नया कुछ क्रिएटिव तो बना नहीं दोगे। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सोचने पे मजबूर होगा बच्चा, और वही ऑप्शन क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने वाला है कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। पहले तो आप बहुत सारे तरीके सोचेंगे, उसमें से कोई एक बेस्ट तरीका बताएंगे, और फिर आपको वो एक्सप्लेनेशन भी देनी होगी एज अ स्टूडेंट कि क्यों बेस्ट है ये। कोई और बच्चा कहेगा नहीं ये वाला बेस्ट होता है। तो इसमें ओपन एंडेड थॉट लगेगा, यानी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, इसका कोई 1 वर्ड आंसर नहीं है, क्लोज एंडेड नहीं है, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन आपको 1 नंबर दिलाएगा। ऑप्शन सारे अच्छे होते हैं कई बार, लेकिन बेस्ट वही है जो नंबर दिलाए हमें। तो क्वेश्चन के हिसाब से बेस्ट चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी क्रिटिकल थिंकिंग की अभी हम बात कर रहे थे कि चीजों को जस्ट मानना लेना, उसके हर एक पक्ष को जांचना, ठीक है ना। किसी ने फेक अकाउंट बना करके हिमांशु सिंह के नाम से कुछ ट्वीट कर दिया, आपने मान लिया, है ना, ऐसा होता है कई बार। अभी रिसेंट में कोई तो एक प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें भी हुआ था। तो आपको वो देखना भी तो होगा, वेरीफाई तो करना होगा, भाई ये ओरिजिनल आईडी है भी कि नहीं। कोई फेक वेबसाइट पे कोर्स बेच रहा है, हम ये नहीं पता लगा पा रहे कि ये तो इनकी वेबसाइट है ही नहीं, है ना। तो ये क्या क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर कमी है उस चीज की, या तो अवेयरनेस नहीं है हमें उतनी, हम ऑब्जर्व ठीक से नहीं कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हम चाह रहे हैं बच्चे में बचपन से ही आ जाए ये चीजें। ये समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, एविडेंस। भाई एविडेंस क्या है बताओ, ऐसे ही कह दिया बस, क्या तथ्य है इसके पीछे, क्या प्रमाण दीजिए। तो जब हम प्रमाण की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन है जो एविडेंस के महत्व को दर्शाएगा क्रिटिकल थिंकिंग में। एविडेंस शुड बी इवैल्यूएटेड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे, कि प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए एक सिस्टमैटिक वे में। कि इन्होंने तो ये बताया था जी ये वेबसाइट है, यहाँ पे ऐप है, ये वाली बुक आती है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हम उसको प्रॉपर, अगर पता लगा है कि पेपर मान लीजिए किसी एग्जाम की तब आने वाला है, 50 वीडियोस यूट्यूब पे बन जाती हैं, आप गए वेबसाइट पे सीटेट की, देखा अभी तो नहीं आया नोटिफिकेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने एविडेंस को जो आपके पास आया था उसको एक सिस्टमैटिक वे में
लॉजिकल वे में क्या किया, इवेल्युएट किया, मूल्यांकन किया कि ना तो सीबीएसई ने कोई ट्वीट किया है, ना तो सीबीएसई की वेबसाइट या सीटेट की वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन आया है, तो हम कैसे मान लें जो नोटिफिकेशन आ गया, है ना। तो ये क्या हुआ, ये है क्रिटिकल थिंकिंग, फर्स्ट ऑप्शन। फिर भी बाकी ऑप्शंस चेक तो करने पड़ेंगे। एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस, कि जी फलाने सर फलाने मैडम ने बना दी वीडियो और मान लिया हमने, तो ऐसे फलाने सर और फलाने मैडम बहुत ही लिमिटेड होंगे और गलती होने के चांसेस उनसे भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है, वो कई बार तुक्का भी लगाने की कोशिश कर रहे हो, उनके पास जो तथ्य हैं, जैसे वो न्यूज वाले नहीं कहते थे कि भाई सूत्रों के आधार पे, अब सूत्रों के आधार का पता ही नहीं है कौन से सूत्र कहां से आए, और वो सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सेप्ट कर लें हम विदाउट एनालिसिस एविडेंस को। ठीक है जी, आनंद शर्मा बहुत बढ़िया, वेलकम है भाई। आप सभी जितने भी नए लर्नर्स जुड़े हैं, तरीके से चलेंगे, कोई जल्दबाजी में नहीं करेंगे, हम जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन है एविडेंस इज इररेलेवेंट टू क्रिटिकल थिंकिंग, यानी समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। भाई प्रमाण ही तो सब कुछ है, बोला जाता है ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो सामने है वो एविडेंस इररेलेवेंट कैसे हो सकता है, एविडेंस तो रेलेवेंट है क्रिटिकल थिंकिंग में, बिना एविडेंस के कैसी क्रिटिकल थिंकिंग, वो तो कैसे ही मान लो आप, है ना। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एविडेंस शुड बी इग्नोर्ड इन फेवर ऑफ पर्सनल ओपिनियन, कि अरे मेरे सर कह रहे हैं, मेरे दोस्त ने कहा है, सही ही होगा, तो पर्सनल ओपिनियन में आप एविडेंस को साइड कर देंगे, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हुई, फिर तो आपका प्यार मोहब्बत हो गया, है ना। तो डी ऑप्शन भी गलत है, यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है कि प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक वे में आप वेरीफाई करेंगे। छोटा दिख रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ये लास्ट सेशन है, मैं कोशिश करूंगी आगे से जो अपना अब नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें टाइप करा करके, इससे क्या होता है एक फील आ जाता है आपको पेपर वाला, है ना। तो कोई नहीं, टाइप करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चंस की। तो थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो फ्री सेशन है, ये तो कंप्यूटर वगैरह भी अगर घर में है तो वो उस पर भी देख सकते हो, थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन पे, टीवी पे देखते हैं कई लोग, बट अगर नहीं है तो कल से इसको टाइप, अब आगे टाइप भी आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल, यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। 5 नंबर का टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी का मतलब ये समावेशन, इंक्लूजन, इंक्लूड करना, है ना, सबको इंक्लूड करना। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे ये पूछा है, क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। कई लोग पेशेंस खो देते हैं पढ़ाई के नाम पे। देखिए अगर आप रील्स की फॉर्म में पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, ज्यादा देर टिकेगी भी नहीं दिमाग में। मूवी हम अभी भी देख लेते हैं 3 घंटे की, लेकिन पढ़ाई करने में हमें लगता है अरे यार जल्दी बता के निपटाओ ना, खत्म करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कहां की जल्दी है, दिमाग में चीजें टिक तभी पाएंगी जब आप इस चीज को थोड़ा सा समय देंगे। आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो बोल भी रहा है, वो समझाएगा भी, पढ़ेगा भी, हिंदी में भी समझाएगा, इंग्लिश में भी समझाएगा, पोल भी आपके सामने आएगा, उसके बावजूद अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब हम आलसी हो गए। और जीवन रील में नहीं चलता, लॉन्ग फॉर्म में चलता है ना, मतलब ज्यादा लंबे समय की कहानी है। ठीक, देखिएगा। तो व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म ने हमारा क्या कर दिया, दिमाग को ऐसा कर दिया कि 30 सेकंड में दे दो सब कुछ, 1 मिनट में समझा दो जी। तो वो 1 मिनट में रिवीजन या बहुत कम समय में रिवीजन भी तब काम आएगा जब आपने पहले समय दिया होगा समझने में चीजों को, ठीक है ना। तो व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स, यानी सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। देखिए स्टैंडर्ड करिकुलम सुनने में अच्छा लगता है, काम का नहीं है, क्योंकि हमें कैसा चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, हमें डिफरेंशिएटेड चाहिए चीजें जो बच्चे की नीड के आधार पे हो। स्टैंडर्ड में क्या है, सबके लिए एक समान बना दिया, जबकि हमें अलग अलग मेथड्स अलग अलग बच्चे की नीड्स को समझते हुए लगाने हैं। तो इंक्लूसिव में तो हमें डिफरेंट बच्चों की नीड्स को समझते हुए करना होता है काम। सेग्रीगेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथकीकरण व वर्गीकरण करना। देखिए ये सबसे बड़ा पाप है इंक्लूसिव एजुकेशन में, बच्चे को आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा स्कूल्स में सुनने को आता है, मैं देख भी रही हूं आसपास भी, बच्चों को अलग बिठा देते हैं। कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, इसको अलग बिठा दो, वो कोई समझदारी की बात नहीं है ना। वो इंक्लूसिव एजुकेशन के खिलाफ है अगर देखा जाए तो। इंक्लूजन का मतलब है आप अलग थलग नहीं फील करा रहे हो बच्चे को, आपने क्या इसकी चेयर यहां लगाओ सबसे अलग बाकी बच्चों से, तो ये क्या है, ये सेग्रीगेशन है। और सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। प्रकृति में बारिश होती है सब पे होती है, धूप निकलती है सबके लिए निकलेगी, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि या पेड़ पौधे हर तरह की चीजें मौजूद हैं, आपके कुत्ते बिल्लियां भी रह रहे हैं, पशु भी रह रहे हैं, इंसान भी रह रहे हैं, पेड़ पौधे भी हैं। प्रकृति में इंक्लूजन है, समावेशन है, सबको इंक्लूड करके चलती है प्रकृति। ऐसा नहीं है अलग थलग कर दिया, अच्छा तुम इस जाति के व्यक्ति हो तुम्हारे लिए बारिश कम कराएंगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जैसे प्रकृति मदर नेचर हमें सबको साथ लेके चलती है, उस तरह से हमें भी बच्चों को उनकी विभिन्नताओं के बावजूद, उनके डिफरेंसेस के बावजूद साथ लेके चलना है ना, किसी को अलग थलग नहीं करना है। एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज,
बच्चों को क्षमताओं के आधार पर, अच्छा तुम फर्स्ट आते हो, तुम सबसे बढ़िया हो, तुम मेरे फेवरेट बच्चे हो, बांट दिया आपने कैटेगरी में। ये भी खराब तरीका है। ऐसा करते हैं, टीचर्स करते आए हैं, बट ये चीजें थोड़ा सा बदलने की जरूरत है हमें। अगर ठीक है ना, अगर हम किसी बच्चे को उसकी एबिलिटी के आधार पर प्रेज भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हम कंपैरिजन में देखें, अरे शर्मा जी का बच्चा तो इतना अच्छा करता है, तुम देखो तुम कितने खराब हो। आप बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस से कंपेयर कीजिए कि बेटा पिछले महीने तुमने अच्छा किया था, अब तुम उससे बेहतर की तरफ जाओ, या तुम्हारा इस चीज में टैलेंट है, तुम स्पोर्ट्स में अच्छे, उधर मेहनत करो। हम क्या करेंगे, नहीं ये वाले बच्चे को देखो कितना बढ़िया है। हम बच्चे को बच्चे से कंपेयर करें खुद से ही, तब तो समझ आता है, लेकिन हम पूरी दुनिया से कंपेयर करने लगते हैं, वो प्रॉब्लम है। प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। स्पेशल नीड्स वाले बच्चे कौन है, जो भी नॉर्मल से अलग है, जो भी एवरेज से अलग है, वो स्पेशल नीड की जरूरत उसको पड़ सकती है। इसमें वो बच्चे भी आ सकते हैं जिनको दिखाई नहीं देता ठीक से, या पार्शियली ब्लाइंड है, या ब्लाइंड है, विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं बेसिकली, या फिर दृष्टिबाधित जिनको हम कह रहे हैं, जिनको सुनने में दिक्कत है, जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, बैसाखी लेके आते हैं, व्हील चेयर पे आ रहे हैं, कोई और ऑटिज्म है, एडीएचडी है, कोई भी समस्या है, या फिर गिफ्टेड भी है, तो वो भी डिफरेंट हो गया। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि उनके लिए सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन नहीं, वोकेशनल है कि उनको कुछ व्यवसायिक बेसिक चीजें सिखा दो जिससे वो उनका अपना जीवन यापन कर ले। तो ये सिर्फ स्पेशल नीड वाले के लिए नहीं, ये और स्पेशल नीड के लिए सिर्फ एक ही तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके से उनको डील किया जा सकता है। कई बार रिटायर्ड बच्चे के केस में हम ऐसा करते हैं कि उनको, क्योंकि वो पढ़ लिख ठीक से नहीं पाएंगे या एकेडमिक्स में उतना ठीक नहीं कर पाएंगे, तो उनको हम वोकेशनल एजुकेशन दे देते हैं कि उनका जीवन यापन वो कर पाए। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल नीड वाले बच्चे को ही दी जा सकती है, दे तो आप किसी को भी सकते हैं, है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी कि उनको पढ़ाओ मत, उनको सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन दे दो कि तुम बेसिक काम करना सीख लो कुछ, जिससे जीवन यापन हो जाए। फ्लेक्सिबिलिटी इन दी करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है। देखिए, आपको बच्चे के भले के बारे में सोचना है, जो ऑप्शन बच्चे के सबसे सर्वाधिक भले के बारे में सोचेगा, जो बच्चे के फेवर में सबसे ज्यादा है ऑप्शन, वो बेस्ट है, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं चाहिए, सबको एक डंडे से नहीं हाँकना। जब बच्चे अलग अलग तरीके से सीखने वाले हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखने वाले हैं, तो हम कैसे उनको बांट दें भाई, है? तो फ्लेक्सिबिलिटी इन दी करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कोई भी दो इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं होते, जैसा कहा जाता है ना 5 जो उंगलियां हैं हाथ की, 4 उंगलियां और 1 अंगूठा, सब सेम नहीं होते, उसी तरह से सारे बच्चे भी सेम नहीं हो सकते। किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट होगा, किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट होगा, कोई किसी चीज में अच्छा होगा, दूसरा किसी और चीज में अच्छा होगा। तो हम अपने रंग रूप रुचियों के आधार पर भिन्न होते हैं, क्षमताओं के आधार पर भी भिन्न होते हैं। जरूरी नहीं हम सबको विराट कोहली बना देंगे, नहीं तुमको सबको स्पोर्ट्स में जाना है, सबके लिए अलग अलग चीजें होंगी, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी लाएं करिकुलम में, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए। तो डी ऑप्शन यानी 4th ऑप्शन सही है। स्पीड बढ़ाएं या ऐसे ही चलने दे डिटेल में, देखिए हाँ क्वालिटी इंक्रीज कर लो, क्लियर दिखेगा, वैसे कल से टाइप करा देंगे क्वेश्चन, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 4, अब इस क्वेश्चन से इस तरह के क्वेश्चन 4, कम से कम 30 में से 4 क्वेश्चन असर्शन, रीजनिंग या मल्टीपल ऑप्शन वाले अब आने लग गए हैं। तो इनको समझने का तरीका देखना है कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है। अभिकथन यानी स्टेटमेंट है ए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है, यानी जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में, यानी उनकी बुद्धि के विकास में, उनके दिमाग के विकास में वाइगोस्की और जीन पियाजे, जो 2 मनोवैज्ञानिक हैं, जो 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, या हम कहें कि 2 थिंकर्स हैं अगर मैं सही कहूं तो दोनों का विचार अलग है लैंग्वेज को लेके। एक कहेंगे लैंग्वेज का बहुत ज्यादा महत्व है, टूल है, दूसरे कहेंगे नहीं, जब दिमाग डेवलप होता है लैंग्वेज अपने आप डेवलप होती है। ये बात सच है कि पियाजे और वाइगोस्की लैंग्वेज पे डिफरेंट सोचते हैं। तो ये बात क्या हुई, ट्रू हुई। सिर्फ आपको पहला ही स्टेटमेंट पढ़ना है इस केस में कि क्या पहला स्टेटमेंट सही है, जी सही है, गलत होता है तो हम गलत मान लेते हैं, ट्रू है, ठीक है। अब हम इसका रीजन पढ़ेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दिया है, क्या इसका रीजन, क्या इसका कारण सही दिया हुआ है, देखते हैं। इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट्स डेराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स, यानी खोज अधिगम में डिस्कवरी लर्निंग की बात हो रही है। अभी कहां बात हो रही थी, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही थी और वाइगोस्की की बात हो रही थी कि लैंग्वेज के बारे में दोनों अलग सोचते हैं। इन्होंने कुछ तीसरी ही बात कहना शुरू कर दिया कि इन डिस्कवरी लर्निंग यानी खोज अधिगम में, जहां पे बच्चों को डिस्कवरी का मौका दिया जाता है, शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। यानी इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट्स डेराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स, बच्चों को कह दिया जाता है बेटा कल इसके बारे में सोच के आना या मिलके इसके बारे में पता लगाओ, चाहे इंटरनेट से ढूंढे, आसपास लोगों से पूछे, डिस्कवर करना है।
और बच्चों को अपॉर्चुनिटी यानी अवसर दिए जाते हैं खुद से खोजने के। डिस्कवरी का मतलब ही वही है। बात तो सही है, लेकिन ये बात डिस्कवरी लर्निंग के बारे में सही है क्या? इसके बारे में सही है क्या? स्टेटमेंट के बारे में कोई बात है? नहीं, ये तो बात कर रहे हैं कुछ और यहां बात हो रही है कुछ और, है ना। ये वही वाली बात उस दिन कहा था ना, मम्मी ने पूछा बेटा पढ़ाई कर रहे हो बहुत घंटों से, पानी लोगे? आपने कहा मम्मी दिल टूट गया। मम्मी कह रही बेटा पानी लोगे? कि मम्मी दिल टूट गया, बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, ब्रेकअप हो गया। कुछ तीसरी ही बात कुछ और चल रही थी, आपने तीसरी शुरू कर दी कुछ और। तो यहां पे जो असर्शन था, अभिकथन था, वो था जीन पियाजे और लेव वाइकोस्की के बारे में कि उनकी थिंकिंग अलग है लैंग्वेज को लेकर के। लेकिन इसका रीजन क्या दे दिया कि डिस्कवरी लर्निंग में टीचर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है बच्चे को। तो ये बात तो अपने आप में सही है, ये बात स्टेटमेंट सही है, ये रीजन सही है, लेकिन इसका रीजन सही नहीं है। ये दोनों बातें आपस में रिलेटेड नहीं है। तो उस केस में ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स नहीं। आर फॉल्स कहां है? सही है वो भी। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों बातें सही है, स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है, जो रीजन है, जो कारण है, वो ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। यानी कि जो रीजन है वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, स्टेटमेंट को नहीं डिफेंड कर पा रहा। अपने आप में सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ब्रेकअप हो गया, समझ में आते ना ब्रेकअप वाले एग्जांपल्स तो सबको, है ना, कि भाई लोग दोनों सही थे, बस एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, असर्शन का रीजन सही नहीं है, अपने आप में इंडिविजुअली सही है। ठीक है ना। बहुत बढ़िया निखिल। रेगुलर क्लास मान लो आपकी हो गई है शुरू, अब से स्पीड बढ़ा देंगे। हाँ बहुत बढ़िया, निखिल कह रहे हैं आपकी वजह से दोनों पेपर हो गए। चलिए आ जाइए। तो अगर हम बात करते हैं, ये नहीं कह सकते हम कि दोनों फॉल्स हैं, ये नहीं कह सकते दोनों सही हैं, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो तब होती है ना जब पियाजे और इनके बारे में कुछ बताया होता है एक्स्ट्रा। तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, बट अपने आप में रीजन सही है, वो मतलब वो स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करते हैं, कई लोग सोने के इंतजार में हैं। विच ऑफ द, सोना मतलब गोल्ड नहीं, बहुत ही गंदा खराब जोक था एकदम पीजे, आज निशा हमारे साथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली मेंशंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच स्टूडेंट्स हु आर गिफ्टेड टिपिकली डिफर फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। यानी निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी किसको कह रहे हैं? जिसमें प्रतिभा है, गिफ्टेड है किसी भी फॉर्म में। 3 प्रकार इनके हो सकते हैं। जनरली जो हम मानते हैं वो मानते हैं कि इनका IQ ज्यादा होगा, अदरवाइज तो ये टैलेंटेड हो सकते हैं, ये क्रिएटिव हो सकते हैं, और ये एकेडमिकली जो है बेहतर कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअली ब्राइट हो सकते हैं, जिसको हम IQ ज्यादा की बात कहते हैं। ठीक, तो इन स्टूडेंट्स के बारे में विशेषताओं को पहचानना है आपको। तो ये कैसे लोग हैं? सचिन तेंदुलकर हम कह सकते हैं भाई गिफ्टेड हैं, क्योंकि वो टैलेंटेड की कैटेगरी में आ जाएंगे। हम कह सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो इंटेलेक्चुअली ब्राइट हैं, दिमाग के लेवल पे उन्होंने इन्वेंशंस की हैं। हम एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। मतलब जो भी लोग अपने क्षेत्र विशेष में कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम कहते हैं गिफ्टेड है, मतलब एक्सेप्शनल कर रहे हैं, एवरेज से हटके, औसत से अलग। तो अब इनकी विशेषताएं देखनी है। एडवांस्ड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की अग्रवर्ती गहनता, यानी ये ज्यादा बेहतर डीपली समझते हैं चीजों को। ये आपको बच्चों में दिख जाएंगे लक्षण क्लास के अंदर। कुछ बच्चे होंगे जो क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ज्यादा क्यूरियस हैं, जिज्ञासा ज्यादा है, ज्यादा जल्दी से समझ लेते हैं, ज्यादा जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, या बिल्कुल डेप्थ में चले जाते हैं। तो इनकी जो एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये समझ इनकी गहरी होती है, गहन होती है। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, तेजी से सीखते हैं बाकियों के मुकाबले। हायर डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता नहीं, ज्यादा जो है ये निर्भर नहीं होते समझ के लिए दूसरों पे। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट भी होते हैं काफी हद तक। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, हाँ कह सकते हैं शारीरिक विकास तेज गति से होता है। बेसिकली ये अपनी उम्र से आगे चल रहे होते हैं, इसलिए ये रिसोर्स बन जाते हैं नेशन के लिए भी। तो ABD, कहीं ऑप्शन है ABD का? एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, हायर डिपेंडेंस नहीं होगी भाई, C तो नहीं होगा, जहां जहां C है उसको हटा दो। इवन D भी, रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट जरूरी नहीं है, ये मतलब जनरली होता है ऐसा कि ये तेज होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि किस, अगर हम फिजिकल स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, उस केस में कोई बहुत रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट है किसी के अंदर, या टैलेंटेड है बहुत ज्यादा, तो वहां हम कह सकते हैं, बट ये सब पे लागू नहीं होगा। हो सकता है कोई बच्चा जिसका दिमाग, अगर हम स्टीफन हॉकिंग की बात कर लें, जो व्हील चेयर पे रहते थे और पूरा मतलब बॉडी उस तरह से काम नहीं करती थी, बट ब्रेन बहुत अच्छा काम करता था। तो जरूरी नहीं है कि शारीरिक विकास भी बहुत तेजी से ही हो। तो इस केस में ये सब पे लागू नहीं हो पाएगा, कुछ प्रकार के गिफ्टेड पे लागू हो पाएगा जो टैलेंटेड होंगे या फिजिकल डोमेन में, स्पोर्ट्स वगैरह में होंगे। तो इसलिए D गलत हो जाएगा यहाँ पे। A and B इज द ओनली राइट आंसर।
और उस तरह कॉम्बिनेशन बनेगा भी नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन के साथ हम यहां चले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये क्या कहता है भाई, देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट, यानी श्रवण बाधिता के संदर्भ में, यानी सुनने में समस्या है बच्चे को, श्रवण बाधिता के संदर्भ में कौन सी बात सही है। हियरिंग इंपेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी श्रवण बाधिता यानी बच्चे को यदि सुनने में दिक्कत है, श्रवण दोष है, तो बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। यानी अगर मैं सुनाई ठीक से नहीं देता, मेरे को अपनी दादी नानी को देखा होगा एज के साथ डिक्लाइन हो जाती है हमारी हियरिंग एबिलिटी या विजुअल एबिलिटी, देखने की क्षमता, है ना। वो होता है ना, मम्मियां दादियां कहती हैं भैया इस सुई में धागा तुम ही पिरो दो, तुम्हारी तो जवान आंखें हैं। या सुनने में भी कई लोग मशीन लग जाती है एज के साथ। तो या कई बच्चे ऐसे होंगे जिनमें बचपन से या कम उम्र से ही उनको हियरिंग इंपेयरमेंट होगा, यानी उस लेवल पे वो ठीक से नहीं सुन पाते हैं, थोड़ा हियरिंग एबिलिटी कम है। तो उस केस में यदि कोई सुनता ठीक से नहीं है तो वो जवाब ठीक से दे पाएगा नहीं, है ना। मेरी नानी है, उनको कम सुनाई देता है, अब हम कुछ पूछेंगे उनसे, वो जवाब कुछ और देंगी, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी यदि हियरिंग इंपेयरमेंट है तो, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात है, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे आप यदि सुन के समझ नहीं पा रहे, और समझने की बात तो दूर है, जहां सुन ही नहीं पा रहे ठीक से तो जवाब कहां से ठीक से देंगे, तो फिर कम्युनिकेशन में समस्या आएगी, संवाद ठीक से नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, यानी वो बच्चे, सारे बच्चे श्रवण बाधिता वाले जिनको संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा सीखनी चाहिए, साइन लैंग्वेज। जी नहीं, साइन लैंग्वेज ये डिपेंड करता है कितना हियरिंग इंपेयरमेंट है। सुनने की क्षमता जरूरी नहीं है बिल्कुल जीरो ही हो गई हो, कई बार वो आधे से कम होगी, कई बार 10% कम हो सकती है नॉर्मल से। तो अगर हम देखें तो यहां पे हम ये नहीं कह सकते साइन लैंग्वेज का ही यूज करें। साइन लैंग्वेज जनरली डेफ एंड डम्ब जो कैटेगरी है उनके लिए हम यूज करते हैं, कि जो सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, तो वो साइन लैंग्वेज के थ्रू ही फिर क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो ये हियरिंग इंपेयरमेंट के केस में लागू नहीं होता सब पे। हियरिंग इंपेयरमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी रिलायबली टेस्टेड बाय मेकिंग लाउड नॉइजेस नियर द चाइल्ड। अब बच्चे को सुनने में दिक्कत है, उसके कान पे बाजा बजा दो, तो आप तो टॉर्चर कर रहे हो उसको, तो ये भी गड़बड़ हो गई। हियरिंग इंपेयरमेंट इज ऑलवेज ड्यू टू अ फिजिकल प्रॉब्लम विद द ईयर। देखिए जरूरी नहीं है कि शारीरिक समस्या ही होगी कोई तभी जो है बच्चे को हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है। इसके हेरिडेटरी और बायोलॉजिकल कारण, मतलब दोनों संभावना है। जरूरी नहीं है कि शारीरिक कोई कुछ उसको चोट ही लगी होगी तभी ऐसा हुआ होगा, या आप देख ही पाएंगे कि क्यों है ये, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन, समावेशन के संदर्भ में करिकुलम यानी पाठ्यचर्या, लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर द सेम इन दी डैश व्हाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। समावेशन के संदर्भ में यानी सब बच्चों को साथ लेकर के चलना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करते हैं तो पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं, यानी पाठ्यचर्या मतलब जो भी करिकुलम में एक्टिविटीज हैं, सिलेबस पाठ्यचर्या का यानी करिकुलम का ही हिस्सा होता है। तो जो भी एक्टिविटीज अगर होंगी, जो भी एक्टिविटीज यदि होंगी तो उसमें करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर दी सेम इन किस में सेम होनी चाहिए, एनरिचमेंट में, या और डिफरेंट कहां होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में बहुत लोग इस बार परेशान हुए हैं, समझने में दिक्कत आई है, ठीक है ना। देखते हैं, अगर हम बात करें यहां तो आपकी जो लर्निंग एक्सपेक्टेशन है इंक्लूजन में, यानी सबको इंक्लूड करके रखना है, तो करिकुलम लर्निंग एक्सपेक्टेशंस आर दी सेम इन एकोमोडेशन। आपको हर एक बच्चे को, जब ये आंसर की मैंने बताई थी फर्स्ट डे जब पेपर आया था, ऑफिशियल आंसर की नहीं आई थी, तब भी हमने सेम ही बात डिस्कस की थी कि हर एक बच्चे को समायोजित करके चलना है, एकोमोडेट करना है, उसकी नीड्स को समझना है। इस चीज में इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के लिए बराबर है। यदि गिफ्टेड बच्चा है तो उसको उस तरह से पढ़ाएंगे, अगर बैकवर्ड बच्चा है लर्निंग में, उसको पीछे रह जाता है तो उस तरह से पढ़ाएंगे, किसी को सुनने में दिक्कत है उस तरह से एकोमोडेट करेंगे। तो सबको इंक्लूड करना है, एकोमोडेट करना है, समायोजन हर तरह के बच्चे का होना है, इस बात में सबके लिए सेम है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन के एकोमोडेट तो करना ही है, ठीक है ना। वाइल इन मॉडिफिकेशन दे आर डिफरेंट, भाई मॉडिफिकेशन तो सेम नहीं रहेगी ना सबके लिए, यानी आपको अपने मेथड में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जिसको सुनने में दिक्कत है उसको आगे बिठाएंगे, जिसको देखने में दिक्कत है उसको भी आप आगे बिठा सकते हैं, या फिर जिसको सुनने में दिक्कत है उसके लिए थोड़ा सा लाउड बोल देंगे, थोड़ा स्लो बोलेंगे। जिस बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत है उसके लिए या तो आप एक रैंप बनवाएंगे स्कूल में, या लिफ्ट का प्रावधान होगा। तो एकोमोडेट सबको करना है, पढ़ाना सबको है, लेकिन मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा तरीके में। तो जो तरीके हैं वो डिफरेंट होंगे, लेकिन समायोजन की जो भावना है कि हमको सबको इंक्लूड करना है वो सबके लिए सेम होगी। ऐसा नहीं है सबको एक्सीलरेशन कर देंगे। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, एक साल में 2-2 क्लास करा दी या गति बढ़ा दी पढ़ाई की, वो सिर्फ गिफ्टेड बच्चे के केस में होता है, वो हर बच्चे के केस में नहीं हो जाएगा इंक्लूजन में। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स भी गिफ्टेड बच्चों के लिए ही चलाए जाते हैं। मॉडिफिकेशन में अलग होंगे, एकोमोडेशन में
मतलब मॉडिफिकेशन सबके लिए सेम, तो फिर तो ये वैसा हो गया कि सारे बच्चों को आप चिल्ला चिल्ला के बहुत तेज आवाज में पढ़ा रहे हैं, जबकि या हर बच्चे को क्या रिपीटेशन की जरूरत है, नहीं। तो ये वैसा हो गया कि आपको एकोमोडेशन सबको करके चलना है, लेकिन तरीका सबके लिए डिफरेंट होगा। ये कह रहे हैं तरीका सबके लिए सेम रखो, एकोमोडेट डिफरेंटली कर लो। एनरिचमेंट के एकोमोडेट उन बच्चों को कर लो जो आपके फेवरेट हो, नहीं। तो एक ही ऑप्शन पॉजिटिव बनता है, जो कि फोर्थ ऑप्शन है कि समायोजन की भावना सबके लिए सेम है, लेकिन संशोधन जो है वो डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट, यानी रचनावादी या संरचनावादी जो सिद्धांतकार हैं, जिनमें प्याजे, वाइगॉस्की, ब्रूनर, ये महत्वपूर्ण नाम है। कंस्ट्रक्टिविस्ट वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बच्चा ज्ञान की संरचना कर सकता है यदि उसको एक्टिव रखा जाए। बच्चे को हमें क्या रखना होता है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं ये कीवर्ड्स हैं। आजकल कई लोग इनको इस तरह से भी पढ़ाने लग गए कि जैसे ये कहीं किसी किताब में लिखे हो। ये मेरे अपने पर्सनल फंड हैं जो हमने बनाए हैं मिल करके, यहां पे आपने और मैंने, है ना। तो ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि भैया बच्चा जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है, बच्चे का भला जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा हो रहा है वो ऑप्शन बेस्ट है ना। तो अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया सैयद, देखिएगा, अगर हम बात करें यहां पे, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट कौन, जो कंस्ट्रक्शन पे फोकस करें, यानी बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करें, जो बच्चे की अर्थपूर्ण ज्ञान, मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करें। तो प्याजे हैं, वाइकॉस्की हैं, आपका जो एनसीएफ है वो इसी पे बेस्ड है। इवन आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इसके बहुत सारे नियमों को पालन करती है, नियमों का पालन करेगी। क्यों? क्योंकि ये बच्चे को एक्टिव रखता है, बच्चे के भले में है। नहीं, लेट्स लर्न ऐप अभी कोई भी वर्क नहीं करती है, करियरविल ऐप पे ही आपको एनरोल करना है ना। देखिएगा, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो संरचनावादी वो जो बच्चे को एक्टिव रखें, सही नहीं होगा यानी गलत क्या है, जिसमें बच्चा एक्टिव ना हो वही गलत हो जाएगा इनके लिए। देखो फिर नॉट वाले क्वेश्चंस में बहुत गलती होती है कई बार। नॉलेज इज सब्जेक्टिव, यानी ज्ञान व्यक्ति परक है। भाई मेरे लिए नॉलेज का मतलब कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, और सब कुछ जानने का कोई किसी के बस का नहीं है कि सारा कुछ दुनिया में आपको पता होगा। क्या है? सब्जेक्टिव है। इंटरेस्ट आपका जिस चीज में होगा उसमें आपकी नॉलेज होगी। एक ही बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। प्याजे जिस बात को कह रहे हैं, वाइगॉस्की कुछ और कह रहे होंगे, तीसरा व्यक्ति कुछ और कह रहा होगा। ऐसा थोड़ी गलत हो गए, सब अपनी अपनी जगह सही है। तो ये ऑब्जेक्टिविटी, ऐसा नहीं है हर चीज में ऑब्जेक्टिविटी होगी कि नहीं सूरज तो भैया ईस्ट से ही निकलेगा, वैसा नहीं होता। अलग अलग व्यक्ति की समझ अलग अलग हो सकती है किसी चीज को लेकर के। एक व्यक्ति सेम तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता, अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग एग्जाम्पल देते हुए मिलेंगे, बहुत सारे सेम भी देते हुए मिलेंगे जो देख के पढ़ाते हैं। मतलब बाकी लोगों को बुक से तो सभी पढ़ते हैं, बुक तो पढ़नी भी चाहिए। तो अगर हम ये देखें तो नॉलेज सब्जेक्टिव है, सबका सेम क्वेश्चन को पढ़ाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो ये बात सही है, लेकिन सही नहीं पूछा, गलत पूछा है हमसे, है ना। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, जिस समाज जिस संस्कृति में वो रहते हैं। यानी बच्चा एक्टिव है, ये बात भी सही है, लेकिन हमको चाहिए गलत बात। लर्नर्स नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। मिल गया जवाब कि बच्चों को प्रभावी अधिगम के लिए सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करेंगे, शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से अभिप्रेरित करेंगे कि तुमको टॉफी मिलेगी, तुमको इतनी सैलरी मिलेगी। होते ना कई लोग, वो शुरू ही इस बात से करते हैं अपने सेशंस कि भैया 50,000 रुपए सैलरी होगी आपकी, है ना, दिल्ली में रहोगे, DEET भी बेस्ट है, इतने की कोचिंग है, 20,000 रुपए आप वसूल लोगे पहले ही महीने में, चुपचाप से पढ़ाई कर लो क्योंकि 50,000 रुपए की सैलरी होगी। अब ये शायद सही हो कई लोगों के लिए बात जानना, लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन का हिस्सा है कि रीजन बाहर है। अब हो सकता है आपको कल कोई और सपना दिखा देगा कि इसमें तो 1 लाख मिलेंगे और ऐसे कर लो, फिर आप किसी लालच में भी फंस जाएंगे परसों, है ना। तो ये क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि आप रिवॉर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि जब 100 लोग आते थे लेट्स लर्न पे आज से 7 साल पहले, तब भी मेरे सेशंस होते थे, फ्री होते थे, आज भी फ्री भी होते हैं सेशंस, सब कुछ बहुत सारे रिकॉर्ड्स या बिल्कुल नई नई चीजें हमने क्रिएट की मिल करके। तो क्या ये एक्सटर्नल रीजंस के लिए हो रहा था? नहीं, आज भी सेशंस चल रहे हैं, कल भी चल रहे थे, जब 100 लोग आ रहे थे तब भी, लाख लोग आ रहे हैं तब भी, हमेशा चलेगा, मतलब जब तक इंटरनल मोटिवेशन बनी हुई है। तो ये क्या हुआ, प्रभावी अधिगम के लिए सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ये बात कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं मानता, ये इंटरनल मोटिवेशन पे फोकस करेंगे, नहीं तो लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाएंगे आप 4 दिन करेंगे, जहां से बेनिफिट मिल रहा होगा वो काम करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे अगर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो। नॉलेज इज प्लूरलिस्टिक एंड मल्टीपल, बहुलतावादी है और बहुविध है, यानी मल्टीपल वेज हो सकते हैं नॉलेज के, बिल्कुल सही बात है। तो एक ही ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है कि एक्सटर्नली मोटिवेट करने के लिए एटलीस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं कहेगा। एक बार को बिहेवियरिज्म कह सकता है, रिवॉर्ड दे दो, पनिशमेंट दे दो, लेकिन रचनावाद आज के समय में नहीं कहेगा।
पियाजे वाइगोस्की इसीलिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करते आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये बेसिक फंडा है, दिमाग में बिठा के रखिए कि पियाजे और वाइगोस्की का क्वेश्चन है तो रिवॉर्ड पनिशमेंट को वो केंद्र में नहीं रखते, सेंटर में नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हम पॉजिटिव मानते हैं, अच्छा मानते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण, यानी मोटिवेशन का रीजन बाहर नहीं है, अंदर है। आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है इसलिए आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल इंट्रिंसिक मोटिवेशन का, कंप्लीट द, रीजन बाहर नहीं होगा, अंदर होगा व्यक्ति के। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू इंप्रेस द टीचर। टीचर को इंप्रेस करना रीजन बाहर है कि अंदर है? बाहर है। हो सकता है टीचर इंप्रेस ना हो, उसको शक्ल पसंद ना हो आपकी। हालांकि टीचर के केस में ऐसा होना नहीं चाहिए, बट होता है ना कई लोग कि यार ये तो मेरी शक्ल देखते ही दुखी हो जाता है, पता नहीं मैं पसंद ही नहीं हूं क्या इसको, ऐसा हो जाता है। कई लोग करते हैं इस तरह की हरकतें। तो ये बात तो रीजन तो बाहर है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि टीचर को प्रेज कर रहे हैं, मम्मी को प्रेज करना है, फलाने को प्रेज करना है ना। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। आपको मजा आता है गिटार बजाने में, सितार बजाने में, कुछ लिखने में, कुछ पढ़ने में। इसका रीजन बाहर नहीं है। आपको कोई पैसे दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई तारीफ करके जाए, बुराई करके जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मजा आता है और आप करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? इसका रीजन बाहर नहीं है, इसका रीजन अंदर है, क्यों? आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना। तो ये इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण हो गया और ये बेस्ट है। अगर ऐसा है तो हमें बच्चों में इंटरनल मोटिवेशन ही जगाने की कोशिश करनी है कि उनका इंटरेस्ट किस में है। सी ऑप्शन क्या है? स्टडीइंग टू अवॉइड बीइंग स्कॉल्डेड, यानी डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। रीजन कहां है? बाहर, डांट से बचना है। तो ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है। अगर एक्सटर्नल पूछा होता तो हम ये कह देते। पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन फॉर द प्राइज मनी। पैसा, बाहर प्राइज मिलेगा, इसके लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप कंपटीशन में, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि रीजन बाहर है। तो बाकी के तीनों में रीजन एक्सटर्नल था, एक ही में इंटरनल है, और वही इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, दूसरी होती है बाह्य अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर अब 10 देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई? असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया है और इसका रीजन दिया है, फटाक से समझ लेना है। जी मैडम, एसी बंद कर दूं? गर्मी लगेगी बहुत, सारी लाइट्स ऑन है। एक बार राहुल को बोलो यार पानी के लिए, बहुत प्यास लगी। हाँ दे दो। कोई गड़बड़ तो नहीं, मिलाया तो नहीं कुछ? देखिएगा एक बार, फटाफट से जवाब दीजिएगा। लो, धन्यवाद प्यासे को पानी पिलाने के लिए। देखिएगा, एक है असर्शन, दूसरा है इसका रीजन। हमें दोनों पर रखने हैं। ऐप पे क्लास आपकी कल से। अगर हम देखें अभिकथन क्या है भाई? टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप्स ऑफ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यानी कि अगर बच्चों में ये स्टीरियोटाइप है कि फलानी जाति के लोग, फलाने धर्म के लोग अच्छा नहीं कर पाते, या ये तो बढ़िया नहीं होंगे पढ़ाई में, या वो उनको पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज में ऐसा सुना है ना। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए टीचर को पूरी मेहनत करनी चाहिए, भरसक प्रयास करना चाहिए कि ऐसा नहीं होता, सब इंसान होते हैं। बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, ट्रू, ठीक है ना। ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो चीजें चली आ रही हैं, वो उनके पीछे लॉजिक है नहीं है, बस चली आ रही हैं। तो इनको, ये बात तो सही है कि टीचर को इन चीजों को हटाना चाहिए, है ना। A key educational objective is to enable students to engage in critical self reflection. इसका रीजन क्या दिया, इसका कारण क्या है, क्यों हटाना चाहिए? रीजन है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। वैसे तो मैं रटने पे फोकस कभी नहीं कराती हूं, आपको दिमाग में चीजें अपने आप बैठ जाएंगी, बट ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको अब आप, जो टिपिकल भाषा में कहते हैं ना, हमारे पुराने टीचर्स कहा करते थे कि घोट के पी जाइए, समालोचनात्मक चिंतन। ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपके हर एग्जाम के लिए, अब क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, पहले भी आते थे इससे क्वेश्चंस, लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई। आप देख रहे हैं कम से कम कितने 10 सवाल किए, मुझे लग रहा है 4-5 में तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो गई है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को समझना बहुत जरूरी है। जो फ्री नोट्स भी दिए हुए हैं उसमें भी मैंने मेंशन किया हुआ है क्रिटिकल थिंकिंग, जिसका एक पार्ट मेटाकॉग्निशन भी अगर हम देखें तो अगर हम बात करें यहां, तो एक की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य है शिक्षा का, कि बच्चे जो है वो क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन में इन्वॉल्व हो, वो झांक के देखें अपने विश्वासों को भी, कि वो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो क्यों है, उन्होंने ऐसा क्यों मान रखा है, हम फलानी चीज करते हैं क्यों करते हैं, रीजन हो उनके पास। तो ये बात दोनों ही सही है और रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं है कि आर ने करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। अब आएंगे 11th क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है भाई, देखिए फटाफट से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
एक तो पता नहीं इस टी शर्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, ऐसे हीरोपंती में ऐसे कॉलर जो है ऊपर हो जाते हैं और छपरी 2.0 बन जाती हूँ मैं ये करके। यही चल रहा है ना आजकल, है ना। तो मतलब ये छपरी वाला जो शब्द है बहुत दिनों से कॉमन हुआ है ना, तो वो वैसे वाली फील आती है मुझे, ऐसे ऐसे ही कॉलर ऐसे अपने आप हो जाते हैं, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, कृपया जज ना करें। देखिएगा, मजाक कर रही हूँ, आ जाओ कर लो जज, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, बातें बातें करते रहनी चाहिए तभी माहौल लाइट रहेगा, नहीं तो पागल हो जाएंगे ज्यादा पढ़ के, ठीक है ना। देखिएगा, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की ये कौन सी रश है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो एक बार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स, यानी कि महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। भाई हम जनरली 3 प्रकार के लक्ष्य रखते हैं, ओरिएंटेशन होती है मोटिवेशन की केंद्र, जिसमें एक मास्टरी ओरिएंटेशन होती है, दूसरी जो है आपकी होती है किसकी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, और तीसरी होती है जो यहां पे मेंशन नहीं है, फेलियर अवॉइडेंस। तो समझते हैं कि कौन सा इसमें बेटर है, डिफरेंस क्या है। मास्टरी गोल्स क्या होते हैं भाई, मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग फेलियर, वो फेलियर अवॉइडेंस है जो फेलियर से बचने के लिए, है ना, जो यूट्यूब पे 9 बजे मिलेंगे भाई डेली, ठीक है जी। हाँ बस, धन्यवाद नेहा, तारीफ कर दिया आपने, बस खुश हो गए हम। देखिए जवाब दीजिए फटाफट से। आई गॉट 28 इन दिस पेपर, वेरी गुड सुभाष। विनोद, अरे ठीक है, ये हंसी मजाक की बात है, इनको सीरियस नहीं लेना होता, आ जाओ, ये करना पड़ता ताकि आप सो ना जाओ। देखो अगर हम बात करें, यहां पे लिख लेते हैं मास्टरी ओरिएंटेशन की, जब हम बात कर रहे हैं 3 प्रकार के ओरिएंटेशन हैं या गोल्स हैं। एक तो होते हैं मास्टरी गोल्स, ठीक है, कि हमें मास्टर बनना है किसी चीज में, वो रेंचो याद कर लीजिए, रणछोड़ दास चांचड़ यही नाम था ना उसका, आपके 3 इडियट्स में तीनों एग्जांपल्स आपको वहीं से मिल जाएंगे। उनका था मास्टरी गोल्स कि भाई एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, है ना। तो 3 इडियट का वो डायलॉग आप याद कर सकते हैं, यानी आपको मास्टर बनना है, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं आप। किसके लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। नंबर आए ना आए, पेपर हो ना हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, मास्टरी गोल्स हैं ये। दूसरा क्या है, परफॉर्मेंस गोल्स, जिसमें हम सभी ज्यादातर लटके हुए रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं, परफॉर्मेंस गोल्स। और सोसाइटी भी हमें यही सिखाती है और कई बार हमारी नीड्स भी ऐसी ही होती हैं। परफॉर्मेंस गोल्स क्या है, परफॉर्मेंस गोल्स हैं कि आपको फर्स्ट आना है कुछ भी करके, रट्टा लगाओ, ये चतुर रामलिंगम है, वो जो उस मूवी में थे ना, रट्टा लगा के स्पीच तैयार कर ली थी, ठीक है ना। फर्स्ट आना है, रैंक 1 चाहिए, ये क्या है, ये परफॉर्मेंस गोल है कि किसी भी तरह से, चाहे रट के हो बात, चाहे कुछ भी हो, नॉलेज हो ना हो, किसी भी आधार पे फर्स्ट आना है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो ये हुए परफॉर्मेंस गोल्स। तीसरा टाइप क्या है भाई, इंग्लिश में ये टर्म्स याद रखोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, हिंदी में कई नाम बदल जाते हैं, फिर पेपर में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि ये हिंदी जो पेडागोजी की हिंदी है और नॉर्मल हिंदी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तीसरा है फेलियर अवॉइडेंस गोल्स, फेलियर अवॉइडेंस गोल्स। फेलियर अवॉइडेंस क्या होता है भाई, फेलियर अवॉइडेंस है, वो याद कीजिए, क्या नाम था उनका भाई, राजू रस्तोगी, 3 इडियट में, कि बस कुछ भी करके पास हो जाना है यार, बस फेल ना हो जाऊं, 33% नंबर आ जाए। तो फेल होने से बचना है, मैं राजू रस्तोगी लिख देती हूं यहां, याद रहेगा, फेल होने से बचना है ना, किसी भी तरह से 33% नंबर आ जाए, 90 नंबर आ जाए सीटेट में। मास्टरी ओरिएंटेशन वाले कौन से होंगे, बढ़िया से पढ़ाई करनी है सारे सब्जेक्ट की, नंबर अपने आप देखे जाएंगे कितने आते हैं, मुझे सब कुछ आना चाहिए सिलेबस में जो भी है। परफॉर्मेंस गोल्स कौन से हैं, 140 लाने हैं जी, 130 लाने हैं जी। तो जब आप नंबर पे फोकस्ड हैं, परफॉर्मेंस पे, तो परफॉर्मेंस गोल्स, मास्टरी पे फोकस्ड हैं यदि नॉलेज पे, तो मास्टरी गोल्स। अगर आप फेलियर से बचना चाह रहे हैं बस कुछ भी करके, तो ये फेलियर अवॉइडेंस गोल्स बन जाएंगे आपके, या ओरिएंटेशन बन जाएगी। बेस्ट कौन सा है, मास्टरी ओरिएंटेशन, के मार्क्स अपने आप आएंगे, नहीं आएंगे कुछ और करेंगे, बट नॉलेज पूरी होनी चाहिए, ये मास्टरी गोल्स है। और इन्हीं पे टीचर को फोकस करना चाहिए बच्चों में, मास्टरी गोल्स डेवलप करने के लिए। इतनी रामायण क्यों हम पढ़ रहे हैं, रामायण से मेरा मतलब यहां कि लंबी एक कथा क्यों गा रहे हैं हम, ये क्वेश्चन तुरंत भी तो खत्म कर सकते थे, क्योंकि हमारा फोकस ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, आप इस टॉपिक में मास्टरी गेन कर पाए, ताकि जब आप कल पेपर देने जाएं जिससे नौकरी मिलेगी, ना सिर्फ सीटेट में क्वालिफाई करें, वहां भी ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करे, और ऐसा होता है, ठीक है ना। तो मास्टरी ओरिएंटेशन बेस्ट है, ये रेंचोड़ दास वाली है, रेंचो जो आपका 3 इडियट है वो इसका एग्जाम्पल है। परफॉर्मेंस गोल में फर्स्ट आने वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका चतुर रामलिंगम, और जो फेलियर अवॉइडेंस है उसमें राजू रस्तोगी को आप रख सकते हैं। चलें आगे बढ़े।
तो अगर हम परफॉर्मेंस गोल्स की बात करें यहाँ पे और मास्टरी गोल्स की बात करें तो अब आप समझ जाएंगे क्या अंतर होता है। देखिए, मास्टरी गोल्स फेलियर अवॉइड करने पे नहीं होते फोकस्ड, वो फेलियर अवॉइडेंस वाले हैं, तो ये तो गलत हो गया। परफॉर्मेंस गोल्स आर फोकस्ड ऑन गेनिंग अप्रूवल, नहीं, हाँ ये सही है। परफॉर्मेंस गोल्स जो है मम्मी की नजर में फर्स्ट आना है, मुझे नंबर लेके आने ताकि दूसरे मेरी तारीफ करें, परफॉर्म इसलिए करना है। तो ये तो आधा तो सही है बट आधा तो गलत हो गया, तो हमें तो पूरा जवाब जो है सही चाहिए। मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग वंस ओन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क, while performance goals are focused on achieving a high grade or receiving external rewards। बिल्कुल सही बात है कि महारत लक्ष्य जो होते हैं मास्टरी गोल्स, वो अपने कौशल और कार्य की समझ को कार्य की समझ में सुधार करने पे केंद्रित हैं कि मुझे सब कुछ आना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, मुझे सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, समझना है अच्छे से, ठीक है ना। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य है, उच्च ग्रेड प्राप्त करना है चाहे रट्टे लगाने पड़ जाए। तो यही बात सही है भाई। मास्टरी गोल्स वो नहीं होते जो अप्रूवल के लिए काम करते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है पढ़ते समय कौन नहीं देख रहा है। मास्टरी गोल्स जो है वो अगेन सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, मास्टरी गोल्स वाले का कंपटीशन वो खुद ही होता है, दूसरे लोग नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सिबलिंग रिलेशनशिप्स, भाई बहन के रिश्ते, है ना। सिबलिंग्स मतलब जो भाई बहन है आपके घर में, है ना। तो अगर हम भाई बहन की बात करें, सिबलिंग रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, आर डिफरेंट देन रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स एंड पीयर्स एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन थ्रू आउट चाइल्डहुड। यानी माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, सिबलिंग जो आपके भाई बहन, उनके साथ आप बड़े होते हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हम सीखते भी हैं। कह देते ना पापा रे बड़ी बहन है ना, बहन के पैर छू नमस्ते करो, अच्छा ऐसे बोलोगे। क्या हुआ, बचपन से ही हमारा एक सामाजिकरण कि समाज में रहते कैसे हैं, तौर तरीके क्या हैं, वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं ये रिलेशनशिप। पेरेंट्स को थोड़े ना सर फोड़ने को तैयार रहते हैं भाई बहन आपस में, पेरेंट्स के साथ थोड़े ना ऐसे करते हैं। तो ये क्या हुआ, डिफरेंट हो गया रिलेशनशिप पेरेंट्स का और सिबलिंग्स का। वो आपके दोस्त भी हैं, मतलब वो डिफरेंट रिलेशनशिप है, ठीक है, ये बात सही है। और सोशलाइजेशन में थ्रू आउट चाइल्डहुड आपको हेल्प करते हैं ये गोल्स। अगर एक सिंगल चाइल्ड है जिसके घर में भाई बहन नहीं है, अकेला रहता है बच्चा, या भाई बहन है तो कहीं और रहते हैं, उसका सोशलाइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। घुलने मिलने में हो सकता है उसको ज्यादा समस्या हो, या अकेला रहना उसको ज्यादा पसंद हो। जबकि वो बच्चे जो बहुत सारे भाई बहन के बीच है, पहले हुआ करता था हमसे शायद पहली जनरेशन में, या वो बच्चे जिनके एक दो भाई बहन हैं, उनका सोशलाइजेशन डिफरेंट तरीके से होगा। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में। आर सिमिलर टू रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स, नहीं, ये कहना गलत होगा कि पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप सेम होता है। प्ले एंड, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनके साथ एक जनरेशन गैप रहता ही है कुछ ना कुछ फॉर्म में। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ओनली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड में, थ्रू आउट चाइल्डहुड। भाई 12 साल तक को हम चाइल्डहुड कंसिडर कर रहे हैं, उसके बाद भी रोल है, लेकिन जो बेसिक सोशलाइजेशन है वो उस समय हो चुका होता है। डू नॉट हैव मच रोल, ऐसा कहना गलत होगा। बहुत सारी चीजें हम अपने पेरेंट्स अपने भाई बहन से सीखते हैं, तौर तरीके रहने के, खाने के, पीने के, बिहेव करने के, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब इसमें अगेन ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। देखिएगा ये क्या कहता है भाई, असर्शन यानी अभिकथन और रीजन यानी कारण। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, कंसिडरेबल वेरिएशंस एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स अमॉन्ग चिल्ड्रन, यानी बच्चों के विकासात्मक दर में भिन्नता पाई जाती है। यानी अगर दो बच्चे हैं 4 साल के, जरूरी नहीं है दोनों सेम फ्लो में बोल पाते होंगे, दोनों सेम तरीके से भाग पाते होंगे, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। कोई बच्चा किसी चीज को जल्दी सीख लेता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, किसी की हाइट थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही होती है उस एज में, किसी की थोड़ी सी कम होगी। तो ये रेट्स में वेरिएबिलिटी है, यानी उम्र लगभग सेम है उस एज में, लेकिन दर में भिन्नता है। स्टेज सेम है, दर भिन्न होती है, जो स्पीड है, गति है विकास की, उसमें भिन्नता पाई जाती है। बात तो सही है, कोई दिक्कत है, ट्रू है ये बात, ठीक है। इसके आगे रीजन देखते हैं इसका। डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर एन इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशंस, यानी ये जो विकासात्मक अंतर है, ये जो डेवलपमेंटल डिफरेंसेस हैं, यानी बड़े होते होते जो हमारे अंदर अंतर होते हैं, ये इनएविटेबल है, यानी इनको हम टाल नहीं सकते, ये अंतर होते ही हैं, हम सब सेम नहीं हो सकते, नहीं तो रोबोट्स बन जाएंगे। रिजल्ट किसका है, ये इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशंस, यानी जो हमारे जीन्स हैं, किन्हीं भी दो लोगों का थंबप्रिंट एक जैसा नहीं होगा, तो हमारे जेनेटिक डिफरेंसेस भी हैं, और दूसरा हमारा एनवायरमेंट भी डिफरेंट है, तो दोनों की वजह से हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आता है। ये बात सही है, इसलिए अंतर होगा, बिल्कुल सही बात है। तो आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और दोनों सही भी हैं। फोर्थ ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर यहां है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई,
ये कहता है विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इलस्ट्रेटेड इन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। फटाफट से पढ़ेंगे थोड़ा सा स्पीड में। चिल्ड्रन हु आर deprived of a conducive environment for learning language in their early years have some difficulty in picking language later in life। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। यानी जब बच्चा, हमें पता है लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है अर्ली चाइल्डहुड, यानी 3 से 6 वर्ष। हालांकि 3 से हम कहते हैं 12 वर्ष भी, तब भी ठीक है, लेकिन 3 से 6 वर्ष बहुत क्रूशियल पीरियड है, या शुरुआत के जो 5 से 6 साल हैं जीवन के। अगर मैं कह दूं कि भाई जो जन्म से शुरुआत के 5-6 साल हैं अर्ली चाइल्डहुड तक, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि बच्चा बहुत तेजी से शब्दों को उठाता है, उसके एनवायरमेंट में कई भाषाएं भी वो सीख सकता है, यदि सही एनवायरमेंट मिल जाए, उसको बातचीत का मौका तो मिले, बच्चे को उसके आसपास लोग बोलते तो हो, इंटरेक्ट करने का मौका मिले, थोड़ा कार्टून वार्टून देखे, कुछ तो देखे सुने। तो अगर अच्छा एनवायरमेंट, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट का मतलब क्या है, बेहतर एनवायरमेंट, सुलभ, जो बेहतर हो, है ना, अनुकूल वातावरण से अगर वंचित रह गया तो बाद में भाषा सीखने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के लिए एक सेंसिटिव पीरियड होता है। तो यही इसका रीजन है, सिंपल आंसर है, देयर इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के लिए एक संवेदनशील काल है, उसके बाद बड़ों को भाषा सीखने में ज्यादा तकलीफ होगी। वहीं अगर एक छोटा बच्चा है 4 साल का, उसको आप किसी और कंट्री में ले जाएं तो वो आपसे जल्दी सीख जाएगा, आपको उस कंट्री की भाषा सीखने में समय लग सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका जो इसको बोलते हैं हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नॉम चॉम्स्की के अनुसार, वो ज्यादा बेहतर होता है कम एज में। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो वीक होता चला जाता है, एलईडी। तो इसका सिंपल रीजन यही है। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे, कल से इसको टाइप कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? पठन संबंधी विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर है। याद कीजिए तारे जमीन पर में जो बच्चा है, तारे जमीन पर मूवी अगर ना देखी हो देख सकते हैं, अच्छी मूवी है टीचर्स के लिए स्पेशली, तो आमिर खान वाली, उसमें जो बच्चा है ईशान अवस्थी, उसको क्या है? डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया वाले बच्चे को पढ़ने में और लिखने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत है तो सही कैसे लिखोगे जब गलत पढ़ते हो तो, ठीक है ना। ये बच्चे बी को डी पढ़ सकते हैं, 100 को वॉस पढ़ सकते हैं, गॉड को डॉग पढ़ सकते हैं, है ना, मतलब दिक्कत होती है इनको, 6 को 9 पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें डिसलेक्सिया वाले बच्चों को कैसे सिखाएं, बाय एनकरेजिंग देम टू स्टडी इन मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस की तो कमी रखनी है हमें, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसको पहले दिक्कत है। हायर ग्रेड लेवल पे ले जाएं उनको, एक पहली क्लास में 10वीं क्लास का पढ़ा दें। थ्रू यूज ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, पनिशमेंट किसी को नहीं देनी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट साफ साफ मना करता है। थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, यानी प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। यानी सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग क्या है कि आप बच्चे को साउंड्स का ज्ञान कराएं, है ना, कि जब हमें पता हो, अभी जैसे निशा ने स्पेशल एजुकेशन में चीजें की हुई है, तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि जब मैं डिसलेक्सिया पढ़ाती थी, किसी डिसलेक्सिक बच्चों के साथ अगर मैं डील कर रही थी, तो क्या है, आप साउंड से कनेक्ट कर देते हो चीजें, या साउंड और सिलेबल से भी कनेक्ट कर देते हो। आपको पता है वो और टर, तो ये सिलेबल है, इसमें 2 तोड़ दिया आपने, वो अलग है, टर अलग है। दूसरा, अगर ज्यादा दिक्कत है, डिसलेक्सिक बच्चा, जो निशा ने एग्जांपल दिया कि जब मैं उनको बी पढ़ाती थी तो उसमें बी भी बना देती थी। अब ये इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी मुझसे, मैं मान के चल रही हूं, तो बी मतलब वो मधुमक्खी जैसा कुछ बना देती थी, तो बच्चे के दिमाग में एसोसिएट हो गया उस, हाँ, स्मॉल लेटर में एसोसिएट हो गया, किससे? बी से बी। तो अब वो बी को डी नहीं बनाएगा अगली बार, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो बी जुड़ गई है साउंड से। तो साउंड की ट्रेनिंग से क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज कम होंगे यहां पे। तो आंसर क्या हुआ इसमें? 4th ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग इज द बिलीफ दैट, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत, यानी हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग कर रहे हैं। देखिए 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के, MUR कहते हैं हम इसको, मेमोरी लेवल टीचिंग होती है कि बस रट्टे लगवा दो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है जिसमें हम थोड़ा समझाते हैं, और तीसरी होती है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो सबसे बेहतर है या उच्च कोटि का है, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिव होता है जब बच्चे का चिंतन उसमें इंक्लूड हो जाए। अंडरस्टैंडिंग है बस समझ आ गया आपको। मेमोरी बेस्ड है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ABCD आज तक याद है आपको, मतलब कुछ नहीं पता। तो हम बात कर रहे हैं यहां अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब जहां समझ आधारित, बच्चे की समझ विकसित हो सके। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम बात करते हैं लर्नर्स एबिलिटीज, तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग का क्या विश्वास है, किस पे आधारित है? लर्नर्स एबिलिटीज एंड नीड्स आर डाइवर्स विच कैन नॉट बी केटर्ड टू विदाउट फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। देखिए स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन सबसे खराब नेगेटिव वर्ड है एक तरह का, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, सबको एक डंडे से नहीं हाँकना है, ठीक है बात। बी ऑप्शन है लर्नर्स आर पैसिव रेसिपिएंट्स एंड द टीचर हैज द राइट नॉलेज। बच्चे निष्क्रिय हैं जबकि बच्चे एक्टिव हैं, तो बच्चे के बारे में ही नेगेटिव बात है।
लर्नर्स कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट टू डू सो। बिल्कुल सही बात है, यदि बच्चों को एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किया जाएगा तो शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ये बात अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग मानेगी, ठीक है ना, बच्चे के पक्ष में है ये बात। लर्नर्स नो लिटिल एंड टीचिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट्स टू स्टूडेंट्स। ये बात मेमोरी लेवल में कही जाती है कि बच्चों को नहीं पता, उसके तो दिमाग में भरनी है आपको चीजें। तो बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव सी ऑप्शन में है। जब भी आप फंसे एक फंडा अपनाइए कि बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव किस ऑप्शन में है, ठीक है, अनटिल अनलेस नॉट नहीं लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा फटाफट से। हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यानी एक बच्चा है अमन जो जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। यानी जब बच्चा मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसके सामने मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं तो वो स्ट्रगल करता है, टीचर कैसे हेल्प करे। पहला ऑप्शन है एनकरेज हिम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज, कि उसे मंथन करना चाहिए। भाई ब्रेनस्टॉर्म करो, क्या तरीके हो सकते हैं। अगर पानी, मान लीजिए कोई सॉल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन, या पानी को बचाने के, जल को बचाने के क्या तरीके हो सकते हैं, तो अब वो मंथन करेगा कि अच्छा इसके और क्या तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और किस फॉर्मूले को अप्लाई किया जा सकता है ना। तो अब वो ब्रेनस्टॉर्म करेगा। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जरूरी होती है। एलेक्स एफ ऑसबर्न ने दिया था इसको। ये क्रिएटिविटी में भी मदद करती है, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी। इससे नए आइडियाज आते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि अच्छा और किस तरीके से किया जा सकता है हल। तो सिंपल जवाब इसका यही है। ऐसा नहीं है उससे ये कह देंगे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो, एक क्वेश्चन ही छोड़ दो सुलझाना। डिस्करेज करेंगे उसको, बच्चे को डिस्करेज नहीं एनकरेज करना होता है। ये कहेंगे तुम एक्सपेरिमेंट मत करो, कोई फायदा नहीं एक्सपेरिमेंट से। प्रोवाइड हिम विद द आंसर्स, उत्तर प्रदान, सीधा उत्तर दे दोगे तो बच्चे का दिमाग तो लगेगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। अ कॉन्ड्यूसिव क्लासरूम एनवायरमेंट फॉर लर्निंग इन मिडिल क्लासेस सेंटर्स अराउंड डैश। यानी कॉन्ड्यूसिव बहुत पॉजिटिव वर्ड है, बच्चे के बहुत पक्ष की बात है, भले की बात है। कॉन्ड्यूसिव का मतलब क्या है, एक अच्छा एनवायरमेंट, एक सुगम एनवायरमेंट, एक सुगम वातावरण, एक अनुकूल वातावरण जहां बच्चा फल और फूल पाएगा। मतलब अच्छा फल और फूल नहीं, मतलब फल फूल पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक अच्छा एनवायरमेंट किसको कहेंगे, फियर ऑफ पनिशमेंट हो जहां नहीं, डर का माहौल अच्छा एनवायरमेंट थोड़ी होगा। कोऑपरेटिव लर्निंग, और मिडिल स्कूल बच्चा है यानी 6 से 11 की उम्र के बीच में कहीं रहेगा। तो एक दूसरे के साथ सहयोग करके सहकारी अधिगम से सीखेंगे बच्चे, वो एनवायरमेंट बेस्ट है। कि आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, आपका दोस्त मदद कर देगा, आप उसको किसी और चीज में मदद कर देंगे, टीचर एक दूसरे की मदद करे, बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे हो। कॉम्पिटेटिव एथॉस नहीं, गला काट प्रतिस्पर्धा नहीं, तुम्हें इससे बेहतर करना है, इससे ज्यादा नंबर आने हैं, ये नहीं। कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट नहीं, दिमाग में बस डाल दिया फर्स्ट नहीं आए तो बर्बाद हो। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। लेव वाइगोस्की बिलीव्ड दैट डेवलपमेंट, यानी लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास क्या है भाई, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस पियाजे मानते हैं, वैसे हम इनकी थियरी पढ़ेंगे या यूट्यूब पे भी मैंने कराया हुआ है, अगर आप प्रीवियस सेशंस देखना चाहें। बाकी लेटेस्ट जब हम बैच में पढ़ रहे होंगे तब इस पे और अच्छे से चर्चा कर लेंगे। प्रकृति में असतत है या संतत है, इन्होंने कहा है डिसकंटिन्यूअस है। जबकि वाइगोस्की मानते हैं डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये एज की बात नहीं करते। जो एज की बात नहीं करता वो कहेगा कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है। जबकि पियाजे ने स्टेजेस दी हैं, इतने से इतना, इस स्टेज में, फिर इस स्टेज में, फिर इस स्टेज में, मतलब डिसकंटिन्यूटी है, एक लय में नहीं हो रहा। तो ये तो पियाजे ने कहा है, वाइगोस्की की तो बात नहीं है ये। इज अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग, जेनेटिक पे भी पियाजे ही ज्यादा फोकस करते हैं, हेरिडिटी पे, एनवायरमेंट पे फोकस वाइगोस्की का ज्यादा है। रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैचुरेशन, मैचुरेशन भी हेरिडिटी से ही संबंधित होता है ना, कि एज के साथ आप में चलने की क्षमता आती है। ठीक, तो एज के साथ जब हेरिडिटरी चीजें, ये खैर हम शायद कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं अभी। आप सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, यही बात मानते हैं वाइगोस्की। रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, के जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन 3 चीजों से सबसे ज्यादा तेजी से होगा, कि जब हम समाज में अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे से हम चीजें सीखते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, यानी हर एक स्टेज में बच्चा कुछ डिफरेंट सीखता है। SPCF ये 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसको हम इंद्रिय गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं हैं। अब इनमें, इनके बारे में क्या बात सही है, वेरी वास्टली अक्रॉस द वेरियस कल्चर्स इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। यानी पियाजे की स्टेज इंडिया में अलग होगी, इंडोनेशिया में अलग होगी, जकार्ता में अलग होगी, और कहीं और अलग होगी, चाइना में अलग होगी, यूएसए में अलग होगी, अमेरिका तो यूएसए ही हो गया, ऑस्ट्रेलिया में अलग होगी, ऑस्ट्रिया में अलग होगी।
क्या ऐसा है? नहीं, सब सारी स्टेजेस सेम है पूरी दुनिया में। जन्म से 2 वर्ष होता है सेंसरी मोटर, वही रहेगा, चाहे अमेरिका का बच्चा हो, पाकिस्तान का हो, श्रीलंका का हो, कहीं का भी हो, ठीक है ना? तो ये तो गलत हो जाएगा। इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रंस माइंड्स आर मिनिएचर एडल्ट माइंड्स, उदाहरण देकर समझाते हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क होता है, यानी छोटा रूप है बच्चा बड़ों का। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, कहा है वो डिफरेंटली सोचता है, अलग सोचता है, कोई छोटा रूप नहीं है कि आपका 50% बना दिया तो आपका बच्चा बन गया, ऐसा नहीं कहते प्याजे। प्याजे कह रहे हैं वो अपने आप में नॉलेज एक्टिव बिल्डर्स हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं बच्चे, नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो अपनी खोज खुद से करते हैं, अपनी समझ का निर्माण करते हैं। आर डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक कोड्स ऑफ द चिल्ड्रन, हाँ जेनेटिक्स को भी महत्व दिया है उन्होंने, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन अगर होगा तो ये क्या सिर्फ जेनेटिक कोड्स पे ही डिपेंडेंट है स्टेजेस? नहीं, एनवायरमेंट में एक्टिविटीज पे भी निर्भर करती हैं। रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये बात एकदम सही है कि बच्चों के विकास में सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं कि जन्म से 2 वर्ष तक सारी दुनिया के बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी। यही तो है ना, ये यूनिवर्सल है सभी बच्चों के लिए। हाँ जी बताइए फातिमा क्या कह रहे हो? लास्ट में सुनूंगी, अभी क्वेश्चंस पे फोकस कर लेते हैं। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर, और 8-9 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपकी बात सुनूंगी मैं, अलग से कमेंट्स ले लूंगी। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देख रहे हो पियाजे वाइगोत्स्की से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, यानी लिमिटेशन है, यानी प्रॉब्लम है पियाजे के सिद्धांत की। प्रॉब्लम क्या है भाई, सीमा क्या है? ये सचिन वाली सीमा नहीं है, इधर आ जाना है, ये लिमिटेशन वाली सीमा है, यानी कि प्रॉब्लम्स कहां है पियाजे के सिद्धांत में, ठीक है ना? इट ओवर एम्फेसाइजेस द रोल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पियाजे के इस वाले क्वेश्चन में, इस तरह से पूछे जाने वाले क्वेश्चन में सब परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना? अगर हम देखें, इट ओवर एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं। हमने तो नहीं सुना कि पियाजे ने बहुत ज्यादा बल दे दिया हो, ठीक है ना? देखते हैं फिर भी, ये इनकी लिमिटेशन तो नहीं हो सकती। और ठीक है जी, हाँ लप्पू से क्वेश्चन है, और क्या कह रहे हो? आ भी नहीं रहे हैं, हाँ स्नेहा यही दुख है जीवन में, ठीक है ना? लप्पू सा जीवन है और लगता भी लंबा है। आइए इधर आ जाओ। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का तो ध्यान रख रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं रख रहे हैं। बच्चों को एक्टिव कहा है उन्होंने। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल फैक्टर्स को बिल्कुल महत्वपूर्ण माना है, जेनेटिक्स को महत्वपूर्ण माना है। फिर डी ऑप्शन क्या है? इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। यानी पियाजे की थियरी की एक लिमिटेशन यह है कि जितना महत्व सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंस को देना चाहिए था उतना ये नहीं देते हैं। सोसाइटी और कल्चर को जितना महत्व वाइगोत्स्की दे रहे हैं उतना पियाजे नहीं देते हैं, यही इनकी लिमिटेशन है। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देख के कई लोगों को बुखार चढ़ जाता है, बट चढ़वाना नहीं है, देखना है, ध्यान से पढ़ना है। असर्शन क्या है, यानी अभिकथन क्या है? एवरी ईयर लता, अ क्लास 7th टीचर, इनवाइट्स अ फीमेल मैथ्स प्रोफेसर एंड अ मेल नर्स टू हर क्लास टू डिस्कस करियर्स इन दीज फील्ड्स। यानी प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, यानी क्लास 7th की एक टीचर हैं लता जी, और वो क्या करती हैं, हर साल एक फीमेल मैथ्स प्रोफेसर को बुलाती हैं, यानी एक व्याख्यानकर्ता को, एक व्याख्यानकर्ता को बुलाती हैं, गणित प्रोफेसर को बुलाती हैं जो कि एक फीमेल है, यानी महिला फीमेल प्रोफेसर हैं, और एक पुरुष नर्स को बुलाती हैं, यानी एक मेल नर्स हैं। हम जनरली क्या देखते हैं समाज में जी, हरियाणवी नाम तो देखिए, इनके नाम रखा है हरियाणवी छोरी, कह रही है आपकी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन हो गई है। अरे क्या ही कहें, बस अपनी तारीफ में और 2 शब्द नहीं कहना चाहूंगी। देखो एक बार, तो यहां पे हम जनरली समाज में क्या देखते हैं कि मैथ्स में लड़के अच्छे होंगे और नर्सिंग वाले जो कोर्सेज हैं उनमें फीमेल्स की बहुलता ज्यादा है। इन्होंने एग्जाम्पल उल्टा पेश किया है, क्लास में हर साल ये एक फीमेल मैथ्स के प्रोफेसर को बुला रही हैं और मेल नर्स को बुला रही हैं, ये दिखाने के लिए कि फीमेल्स भी मैथ्स में अच्छा कर सकती हैं। अगर हम बात करें, अभी मूवी आई थी ना शकुंतला देवी, मैथ्स में वो एकदम क्या है, मैजिशियन है अगर देखें तो। और एक मेल नर्स को बुला करके ये दिखाया जा रहा है कि जो केयर वाला एस्पेक्ट है, जो महिलाओं से जोड़ा जाता है, फीमेल से जोड़ा जाता है कि केयर करने में फीमेल ज्यादा अच्छी होंगी, तो नर्सिंग में जो है फीमेल्स को भेज दो, वहां पे भी मेल भी वो काम कर सकते हैं, और काम कोई भी जेंडर कोई भी काम कर सकता है। ये एग्जाम्पल सेट कर रही है, यानी स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रही है। बात तो सही है,
जब तक ये कल्चर में आएगा नहीं तब तक इंटरेस्ट बनेगा नहीं फीमेल्स का भी। रीजन क्या है इसका? जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। लैंगिक यानी जेंडर अंतर जन्मजात होते हैं और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। इसका जस्ट ऑपोजिट एक क्वेश्चन आया था पेपर 1 में जब हमने किया था। अगर हम इसको पढ़ने में गलती कर देंगे तो पूरा एक्सप्लेनेशन भी चेंज हो जाएगा, है ना। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो गलती हुई थी। देखिए, तो जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा कि जेंडर डिफरेंसेस तो इनेट होते हैं। मैथ्स में तो भाई लड़कियां इनेटली ही गड़बड़ होंगी, बनी ही वैसे मैथ्स नहीं पढ़ सकती। ये एकदम खराब बात है, ये एकदम इलॉजिकल बात है। एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी, भाई समाज से हम एक्वायर करते हैं। अगर आप ये कहते रहेंगे कि नहीं लड़कियां तो खाना बनाने में ही अच्छी होंगी और बचपन से कोई लड़की यही सुन करके बड़ी हुई है तो वो खाना ही अच्छा बनाएगी ना, और उसने आसपास अपने सारी महिलाओं को खाना बनाते हुए देखा है और पुरुषों को बाहर का काम करते हुए देखा है, तो ये सोसाइटी से एक्वायर्ड होते हैं ना कि इनेट होते हैं। तो ये बात कहना गलत होगा, यहां पे फॉल्स है। इसका रीजन सही नहीं है लेकिन वो स्टेटमेंट सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है ना। दोनों सही नहीं है अपने आप में, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दोनों ही फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट, एक प्रगतिशील कक्षा में स्टूडेंट, प्रगतिशील कक्षा क्या है? जहां बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा। जॉन डुई ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले थे इनकी वाइफ ने और उन्होंने शिकागो में, अमेरिका के अंदर है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम्स क्या है? जो प्रोग्रेसिव का मतलब ये प्रोग्रेस से बना है, प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, जो बेहतरी के लिए, आज के समय में मॉडर्न डे में बेहतरी के लिए जो क्लासरूम्स हैं जहां पे बच्चा एक्टिव होना चाहिए। डू नॉट आस्क मैनी क्वेश्चंस, भाई बच्चा एक्टिव होगा अगर जिस क्लास में तो वो वहां क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो ये तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम नहीं हुई, यहां तो बच्चा एक्टिव नहीं है। आस्क क्वेश्चंस टू द टीचर, हाँ बिल्कुल टीचर से क्वेश्चन पूछेगा बच्चा। बच्चे भी एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे। आस्क क्वेश्चंस टू ईच अदर, आस्क देमसेल्व्स क्वेश्चंस, स्वयं से भी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बच्चे एक्टिव रहते हैं, क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं प्रोग्रेसिव क्लास में। टीचर भी एक्टिव, बच्चा भी एक्टिव। तो यहां पे BCD यानी सी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल आर रेफर्ड टू एज डैश एंड दीज आर लर्न्ड। यानी कि पूछा क्या हमसे, हल्का सा इसको जूम आउट करेंगे, देखिएगा। अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए फटाफट से, और 4-5 सवाल हैं, देर थोड़ी हो जाती। 9 बजे का टाइम कल से कोशिश करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट 9 बजे शुरू कर दें। एक्सपेक्टेशंस वैसे आज भी कर ही दिया था, 5-6 मिनट इधर उधर हुए होंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है? इनको जेंडर रोल्स कहते हैं। कि सोसाइटी में जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि फीमेल से ये एक्सपेक्टेशन है और मेल से ये है, तो अगर किसी मेल को, किसी लड़के को खाना बनाना नहीं आता है तो ये बहुत शेम की बात नहीं है, बहुत बड़ी चर्चा का विषय नहीं है, नॉर्मल माना जाएगा सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि जेंडर रोल ही उस तरह से बनाए गए हैं। आज के समय में हो सकता है जो लोग प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखते हैं उनके लिए ये बराबर ही बात हो कि चाहे लड़का या लड़की, खाना बनाना एक स्किल है। जिन लोगों को, कई लोग सीख लेते हैं, कई लोगों का इंटरेस्ट होता है, कई लोग नहीं भी सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये जेंडर रोल है कि ये जो एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल, कि लड़के और लड़कियों से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसको जेंडर रोल कह रहे हैं हम, जेंडर के आधार पे, ठीक है ना। एंड दीज आर लर्न थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड इनटू अडल्टहुड। हाँ, जीवन भर यही तो होता रहता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो जेंडर रोल्स कहलाते हैं ये। जेंडर स्टीरियोटाइप तो बाद में बन जाएंगे नहीं जाकर के, तो अभी तो इनिशियली ये रोल है कि एक्सपेक्टेशंस हम जेंडर के आधार पे रख रहे हैं कि तुम ये कपड़े पहनो, तुम ये कपड़े पहनो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट इंटेलिजेंस सपोर्ट्स द रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। यानी बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। यानी जो इंटेलिजेंस है वो भी एक डाइवर्स कॉन्सेप्ट हो सकता है, अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है। कौन सा एक तर्क सही होगा? इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये कहना गलत होगा कि बुद्धि एनवायरमेंट से प्रभावित नहीं होती। आप कैसे एनवायरमेंट में रहते हैं, कैसे लोगों के बीच चर्चा करते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं, आपका इंटेलिजेंस का लेवल, हर चीज अफेक्ट करेगी एनवायरमेंट में। इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, ये भी नहीं कह सकते कि जो आपके जेनेटिक्स है, आपकी आनुवंशिकता है, उससे बुद्धि का स्तर, बल्कि आईक्यू जो है ज्यादा प्रभावित होता है आपके जेनेटिक्स से। आईक्यू टेस्ट आर दी ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि को मापने का एकमात्र तरीका है बुद्धि लब्धि परीक्षण। ये कहना एकदम गलत होगा कि आईक्यू एकमात्र तरीका है। ऐसे तो अगर हम देखें, थॉमस एल्वा एडिसन को तो कह दिया था काम का अच्छा नहीं है, इसको ले जाओ अपने बच्चे को, और उन्होंने चमत्कार करके दिखा दिया। तो आईक्यू एकमात्र तरीका नहीं है जो हम मान के चल रहे हैं। हालांकि उस टाइम पे पता नहीं आईक्यू टेस्ट तो क्या ही हुआ होगा, बट इन जनरल जो हम मानते हैं। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम, ये बात एकदम
सही है कि बुद्धि जो है वो बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। अब इसमें आईक्यू में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन यहां आईक्यू स्कोर की बात नहीं चल रही है, आपकी समझ की बात चल रही है। बुद्धि में बहुत सारी क्षमताएं आती हैं, आपका अडेप्ट करना, आपका एकोमोडेट करना, आपकी एबिलिटी टू रीजन, ये सब चीजें बेटर होती हैं यदि आप अच्छे एनवायरमेंट में हैं, खुद पे अच्छा काम करते हैं, तो चेंजेबल है चीजें, ठीक है ना। और मल्टी डायमेंशनल है, अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है। एक व्यक्ति जो है वो बातचीत में अच्छा ना हो, मैथ्स में बहुत अच्छा हो, तो वो मैथ्स में बुद्धिमान हो गया। बुद्धिमान का मतलब ये थोड़ी हर चीज में ही अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 26, और ये मल्टी डायमेंशनल की बात कौन करता है? हार्वर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड प्रपोज्ड एन ऑल्टरनेटिव थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? सामान्य बुद्धि पहले कॉन्सेप्ट चलता था जनरल इंटेलिजेंस, यानी आपके अंदर एक लॉजिकल एबिलिटी है, एक जनरल इंटेलिजेंस है, जिसके बारे में बात एल्फ्रेड बिने ने भी की है और बहुत सारे लोग करते आए हैं। अगर हम देखें स्पेसिफिकली जनरल इंटेलिजेंस की बात करूं तो स्पीयरमैन ने इसके बारे में बात की थी, जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इन्होंने दिया था अलग अलग। लेकिन ये कहना कि अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो मैथ्स में भी होगा, वो गणित आपका रीजनिंग में भी होगा, वो आपका साइकोलॉजी में भी अच्छा होगा, यानी एक व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है वो हर चीज में इंटेलिजेंट है, ये कहना सही नहीं होगा। इस चीज को क्रिटिसाइज किया किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। और उन्होंने कहा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकती है व्यक्ति में, कोई गार्डनिंग में अच्छा हो सकता है, कोई बातचीत में अच्छा हो सकता है, कोई गणित में अच्छा हो सकता है, कोई भाषा में अच्छा हो सकता है, कोई पोएट्री में अच्छा हो सकता है, म्यूजिक में अच्छा हो सकता है। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है, हार्वर्ड गार्डनर ये कहते हैं। अदरवाइज हम क्या कहेंगे? अरे जो स्पोर्ट्स में अच्छा है और पढ़ाई में अच्छा नहीं है, विराट कोहली 10th किया हुआ है यदि उन्होंने, तो क्या है वो इंटेलिजेंट नहीं हुए? बिल्कुल हुए। क्या कैसी इंटेलिजेंस हुई उनमें? बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है उनमें, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, है ना। तो इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है जिसको हम कह दें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी हैज बीन क्रिटिक्ड बाय कैरल ग्लिगन। कैरल ग्लिगन लॉरेंस कोहलबर्ग की स्टूडेंट है ना। कैरल ग्लिगन तो है, अभी लॉरेंस कोहलबर्ग तो नहीं रहे, ठीक। तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की कोहलबर्ग की थ्योरी की। किस आधार पे? बस एक बात ध्यान रखिएगा, जेंडर फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव में, कि कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में फीमेल्स के पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा, सिर्फ मेल सैंपल्स को ही लिया। इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग, कि नैतिक तर्क में महिलाएं कई बार डिफरेंटली सोच सकती हैं, उनमें केयर का एस्पेक्ट ज्यादा होता है। तो अगर हम देखें नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए उन्होंने आलोचना की है कोहलबर्ग की, कि इसमें फीमेल्स के पास पर्सपेक्टिव को, उनके पक्ष को तो रखा ही नहीं गया, सारे मेल सैंपल्स रखे गए जब थ्योरी बनाई गई। तो मेथड पे और कोई बात यहां पे बनती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-3 सवाल और हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, टीचर वांट्स टू हेल्प हर स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड बी मोस्ट इफेक्टिव। यानी एक टीचर है जो चाहते हैं कि उनके बच्चों में जो है परासंज्ञानात्मक कौशल जो है या अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित हो। अब अभी हमने बात की थी एक तो क्रिटिकल थिंकिंग और दूसरा मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन भी एक तरह से देखा जाए तो क्रिटिकल थिंकिंग का ही पार्ट है। मेटाकॉग्निशन क्या? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको पता है आपको सीटेट क्लियर करना है, तो आप थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कर रहे हैं। आपने दिया पेपर, आप फेल हो गए थे, आप रिफ्लेक्ट करेंगे, आप अवेयर हैं गलतियां कहां हो सकती हैं, कहां समझने में समस्या होती है, आप एक प्लान बनाएंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जिसकी वजह से आप उसको फिर इंप्लीमेंट करेंगे। तो नोट्स में मैंने प्रॉपर दिया हुआ है, इसको समझेंगे अलग से भी। तो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने के लिए क्या करना है, जिसपे थिंकिंग पे, दिमाग पे जोर पड़े, वैसा क्वेश्चन देना है। प्रोवाइडिंग फ्रिक्वेंट ग्रेड्स, ग्रेड से कुछ नहीं होगा। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड इवेल्युएट देयर ओन प्रोग्रेस। बच्चा खुद पे ही प्रकाश डाले कि क्या मैंने मॉक टेस्ट दिया तो कितने नंबर आए, किस सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम आए थे, क्यों आए थे, कौन से टॉपिक में समस्या होती है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, कहां से पढ़ना है इस बार। तो ये सब पार्ट मेटाकॉग्निटिव स्किल्स का होता है। मेमोराइज करने से काम नहीं चलेगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन से भी काम नहीं चलेगा, थिंकिंग से काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने है असर्शन और रीजनिंग वाला। 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह के आने लग गए हैं। असर्शन क्या है, यानी स्टेटमेंट क्या है? टीचर्स शुड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। यानी कि बच्चे अपने एग्जाम्पल्स और अपने नॉन एग्जाम्पल्स क्रिएट करें। कैसे? नॉन एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल तो हमको सबको पता है कि भाई ये एक एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन की पिक्चर दिखा दी आपने, एग्जाम्पल दे दिया, 2-4 फोटो दिखा दिए, कोई वीडियो दिखा दिया, तो ये आपने बता दिया एरोप्लेन ऐसा होता है, हवाई जहाज ऐसा होता है, हेलीकॉप्टर दिखा दिया और कहा कि ये एरोप्लेन से अलग है, ये नॉन एग्जाम्पल है। या जब आपने बर्ड को दिखाया कि भाई ये बर्ड है, उड़ती ये भी है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर नहीं है, ये एरोप्लेन नहीं है, तो जो चीज उस चीज को और क्लैरिफाई कर रही है कि आपने कहा ये एरोप्लेन होता है और आपने बर्ड को दिखाया या हेलीकॉप्टर को दिखाया और बताया कि ये एरोप्लेन नहीं है,
तो आपके पास एग्जाम्पल भी है और नॉन एग्जाम्पल भी है, जिससे वो चीज और क्लियर हो जाएगी। तो दोनों ही जरूरी होते हैं। ट्रू, बेहतर समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। रीजन क्या है इसका? वो नहीं है आपका चिड़िया उड़ तोता उड़ वाला जो गेम होता है, उसमें बहुत अच्छे से नॉन एग्जाम्पल का यूज है ना। हम खेलते हैं कि भाई कि चिड़िया उड़ी तो उड़ी, फिर दूसरी बार में कोई कहेगा बत्तख तो कोई उड़ा देगा, कोई नहीं उड़ाएगा। भैंस की बात आएगी तो कोई भैंस को भी उड़ा देगा। तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि उड़ने वाले कौन से पक्षी हैं, तो ये एग्जाम्पल है उड़ने वालों का। लेकिन जैसे बात भैंस की आई, आप उड़ाते नहीं है भैंस को, है ना। अंग्रेजों खेला है कि नहीं खेला है ये पता चले एकदम। हमारे पास जेनजी लर्नर्स आए हुए हैं बिल्कुल, है ना। अब उन्होंने इसको भी जो है बिल्कुल अलग ही तरीके से खेल लिया है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो नॉन एग्जाम्पल है। जब हम कह रहे हैं भैंस उड़ी, तो भैंस नहीं उड़ती, क्यों? क्योंकि वो उड़ने वाले का एग्जाम्पल ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे यही एग्जाम्पल होता है क्या, जो डायरेक्टली बताए। नॉन एग्जाम्पल है जो उससे अलग से समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज इसमें शामिल नहीं होती, ठीक है ना। तो ये ट्रू हो गया। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हाइल नॉन एग्जाम्पल्स टेंड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। इसका रीजन क्या दिया है? पहले तो कह दिया शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट बेहतर करना है तो उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों से समझाओ। चिड़िया का भी बताओ और भैंस का भी बताओ कि कौन उड़ता है कौन नहीं। कारण क्या है इसका? उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण कंफ्यूज कर देते हैं। ये गलत कह दिया इन्होंने। भाई गैर उदाहरण नॉन एग्जाम्पल भी तो क्लैरिफाई ही कर रहे हैं कि कौन सी चीज उड़ने वाली है कौन सी नहीं है। तो ये बात गलत कह दी, बाकी पहली बात सही थी। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों से। ऐसा नहीं है नॉन एग्जाम्पल से कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, बल्कि और क्लियर होगा कि पक्षी पढ़ाते समय जब आप कह रहे हैं कि एरोप्लेन पक्षी नहीं होता, तो पक्षी क्या होता है ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने 30th। देखिए, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स लर्न बेटर इफ अ टीचर, यानी जो अधिगम का एक सामान्य प्रिंसिपल है उसके अनुसार हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं यदि एक टीचर फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट इन इट्स सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन मूव्स टू इट्स फिजिकल फॉर्म। पहले अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे कि भैया ये होता है आपका क्या, एडिशन, या ये क्या है, जोड़ना। इसका सिंबल बता दिया और बाद में बताया कि 2 पेन है तुम्हारे पास और इन 2 पेन में 1 पेन और जोड़ दिया तो कितने हो गए, अब कितने हो गए 3। तो क्या पहले सिंबल बताया जाता है या पहले कॉन्सेप्ट बताया जाता है आपको? सिंबल नहीं बताया जाता, पहले आप कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, यानी पहले आपको फिजिकल फॉर्म दिखाई जाती है, बाद में सिंबल पे जाते हैं। तो इन्होंने तो गलत बता दिया ये। सेकंड क्या है, फर्स्ट डिस्कसेस व्हाट इज नॉट नोन टू द स्टूडेंट एंड देन कम्स टू व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नोज। पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता। भाई नोन टू अननोन जाया जाता है, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर। जो उसको नहीं पता, जो अननोन है, उससे नोन की ओर नहीं, नोन से अननोन, प्रायर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज। अच्छा बच्चों, आपने बारिश तो होती हुई देखी होगी, बादल देखे, ये सारी बातें करके आप एक चैप्टर पे पहुंचते हैं कि अच्छा आज हम समझेंगे बारिश होती कैसे है। तो आप नोन टू अननोन जाते हैं, अननोन टू नोन नहीं जाते। फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ओवरऑल। भाई नींव पे ही तो दीवार खड़ी करोगे, बिल्डिंग जो बनेगी वो नींव पे बनेगी। नींव क्या है, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान बच्चे का जितना उसको आता है उसके आगे आप उसको जोड़ के पढ़ाते हैं। फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ओवरऑल एंड देन मूव्स ऑन टू द इंट्रिकेसीज ऑफ इट। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। भाई बारीकियां बाद में समझेंगे, पहले हम ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट, होल टू पार्ट्स का एक ये तरीका है, एक फॉर्मूला है पढ़ाने का कि पहले आप एज अ होल देखते हैं चीजों को और फिर उसके इंट्रिकेसीज में जाते हैं। आपके एग्जांपल्स बेस्ट होते हैं मैम जो एक बार में ही समझ आ जाते हैं, बस इसी बात की बात है अंशु, है ना। यही तो मेहनत है। एग्जांपल्स भी कई लोग कॉपी करते हैं बट ये मजेदार चीज है ना, मजा आता है, जबकि प्लान तो होती नहीं है चीजें, उतना तो याद भी नहीं रहेगा। फर्स्ट डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजन एंड देन ग्रांट्स अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द आइडियाज। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। यानी पहले कॉन्सेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजन एंड देन ग्रांट्स अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द आइडियाज। ये भी ठीक है यार, बुरी बात तो नहीं है। अभी फर्स्ट डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, डायरेक्ट लॉजिक और रीजन पे चले गए और फिर हम वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा जो है मतलब सेंसिबल कम बनेगा, क्योंकि पहले आप अपॉर्चुनिटीज देते हो और फिर बाद में जो है कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हो, डायरेक्ट लॉजिक पे नहीं चले जाते हो, पहले ओवरऑल आप एक डिस्कशन करते हो। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कई लोगों को लग रहा है। बोल दिया 45% लोग कह रहे हैं, 1 मिनट रुको भाई, इस पर चर्चा करेंगे। 27% कह रहे हैं थर्ड और 45% कह रहे हैं कितना, फोर्थ।
लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी भाई, बांग्ला में मत लिखो, समझ नहीं आएगा, पानी दे दो थोड़ा सा, 1 मिनट अभी बात करेंगे इस पे। लास्ट क्वेश्चन, बताना कितने ठीक हुए। छब्बीस में से 30 सही हुआ, अनुज कह रहे हैं। 29 भी सही हुए किसी के, बहुत बढ़िया भाई। बेस्ट क्लासेस मैम, आप भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हो। बस इसी बात में मजा आएगा, अभी हम सीखेंगे सीटेट तक प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजन एंड देन ग्रांट्स अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द आइडियाज। पहले आइडियाज डिस्कस किए जाएंगे, फिर लॉजिक के बेस पे उसको वेरीफाई किया जाएगा। ये बात सुनने में सही लग रही है बट है नहीं। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाएं पर चर्चा करेंगे और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर देंगे। भाई अगर आपने लॉजिक के बेसिस पे दे दिया है तो फिर सत्यापित क्या करोगे, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन लॉजिकली ठीक नहीं बनता, सी के साथ ही हम जाएंगे। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपके कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिए। बाकी अगर सीडीपी में आपको लग रहा है कि आपको प्रॉपर एक एक चैप्टर हर दिन क्लासेस में जो है पढ़ना है, तो आप करियर विल ऐप पे भी जुड़ सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है जिसमें सभी टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और उसके अलावा मैं सीडीपी डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो वो प्रॉपर कुछ और फिर आपको नहीं करना है, ना कोई किताब लेनी है, ना आपको कोई प्रीवियस ईयर खरीदना है, ना कोई मॉक टेस्ट अलग से लेना है। सारी चीज़ें वहाँ एक साथ मिल जाएंगी, नोट्स हो, क्लासेस हो, रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, सब कुछ है ना। और एक बेसिक सी फी में, मतलब आपका फॉर्म भरने से कम में जो है कोर्स है पूरे अवेलेबल है जिसमें इतने कई टीचर्स जो है आपके साथ डील कर रहे होंगे। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए ये बताइएगा। अभी 20th तक डिस्काउंट है आपका, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, डेमो क्लासेस देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा ही होपफुली। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू यार। थियोरी सीडीपी की जो नई थियोरीज हैं, या लग रहा है हमें कि कुछ नया है, बहुत ज़्यादा अलग से ज़रूरत है, तो हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आप प्रीवियस प्लेलिस्ट यूट्यूब पे देखेंगे। बैच में मैं प्रॉपर चैप्टर वाइज कराऊंगी, दोनों जगह एक साथ लेकर के चलना अभी, और यूट्यूब पे मैं कई बार करा भी चुकी हूँ। तो अगर लगेगा कुछ नया है, बाकी प्रैक्टिस इनफ हो जाएगी, और जो लैंग्वेज वगैरह में मैं कराऊंगी आपको चैप्टर्स यूट्यूब पे भी, डोंट वरी। चलिए आज के लिए इतना ही रखिए। सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। कल मिलेंगे, कमेंट्स में अपने विचार बताइएगा और कितना आपने स्कोर किया आउट ऑफ 30 वो बताइएगा। स्कोर मैटर नहीं करता अभी शुरुआत में, ये अप्रोच मैटर करती है कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। फ्री नोट्स मिले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच। कोई और सवाल हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, कल मिलेंगे।